नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज की क्लास में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग करने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 2 स्वतंत्रता फ्रीडम का वन शॉट। बड़े दिनों से डिमांड चल रही थी सर वन शॉट, तो वन शॉट की सीरीज अपन ने चला रखी है और आज इस वन शॉट की सीरीज में हम लोग करने जा रहे हैं राजनीतिक सिद्धांत की किताब का अध्याय 2 स्वतंत्रता फ्रीडम का चैप्टर का वन शॉट। बड़ा ही शानदार चैप्टर है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई काफी बातें इस चैप्टर में आती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बिना बोरिंग हुए अपन इस चैप्टर को करने वाले हैं, तो कोई भी बच्चा लास्ट तक आधा सेकंड भी मिस ना करे, वन शॉट को लास्ट तक पूरा वन शॉट देखे। और जो लास्ट तक वन शॉट देखता है ना, वही बच्चा एग्जाम में बैठ कर करके टिक कर करके आंसर लिख पाता है। और नहीं देखने वाले फिर वहां क्या करते हैं, क्लास में एक दूसरे का मुंह देखते, अरे भाई पहले का आंसर बता दे, अरे भाई दूसरे का बता दे। अरे तो भाई जब पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जब हम पूरा वन शॉट दे रहे हैं तो आप वन शॉट से पढ़ लो ना। और डिटेल लेक्चर्स भी अवेलेबल है, आप चाहो तो डिटेल लेक्चर से भी पढ़ लो। तो बड़ा आपके पास रिसोर्सेज के अवसर हैं, आप चाहे जिन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं। और ये है लर्निंग आर्ट्स के सबसे बेहतरीन कोर्सेज कक्षा 11 अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान और भूगोल के, जिनमें आपको डाउट सॉल्विंग ग्रुप, आपको हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव टेस्ट और ऐसी अनेकों सुविधाओं के साथ ये कोर्स आपको मिलने जा रहा है। और इस कोर्स की जो फीस है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र है। और इसलिए अगर आप ये कोर्सेज लेना चाहते हैं तो इन 2 नंबरों पे कॉल करें और टीम को कहे कि सर मैम हमारा इस सब्जेक्ट का कोर्स स्टार्ट कर दीजिए। कोर्सेज आपको कहां पर मिलेंगे? कोर्सेज मिलेंगे आपको आपकी अपनी एप्लीकेशन लर्निंग आर्ट्स की एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डलवा रखा है, तो आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसी के साथ टेलीग्राम चैनल को भी जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में ही है, और ज्वाइन कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल को, क्योंकि सारी जानकारी आपको वहीं मिलती है कि कब कौन सा वन शॉट आ रहा है, कब क्या नया होने जा रहा है। तो सारी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और मैं अब आपको जोड़ता हूं इस चैप्टर के साथ। तो हमारा कोई भी चैप्टर हो उसकी शुरुआत किससे होती है? परिचय से होती है, इंट्रोडक्शन से होती है। परिचय या इंट्रोडक्शन में अगर आज हम लोग देखें तो सबसे पहले हम जो जिक्र करते हैं वो करते हैं कि जो चैप्टर का नाम है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हम हर चैप्टर में ही करते हुए आ रहे हैं। तो आज जो चैप्टर का नाम है, एक शब्द का नाम है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, ठीक है, या इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं फ्रीडम। पर ये एक शब्द जो है ना बहुत कुछ समझाने का प्रयास करता है, ये एक शब्द बहुत कुछ कहता है, ये एक शब्द हर इंसान के दिमाग में बसा हुआ है, ये एक शब्द बड़े बड़े सपने लोगों के दिमाग में लेकर करके बैठा है। और ये शब्द जो है यह है स्वतंत्रता का, फ्रीडम का। पर इस फ्रीडम का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर करके देखते हैं तो हम कहते हैं स्व का मतलब होता है बेटा सेल्फ। क्या है? सेल्फ। तंत्र का मतलब मैं हमेशा आप लोगों को बताता हुआ आया हूं कि तंत्र यानी ये जादू टोने वाला तंत्र मंत्र नहीं है। ये तंत्र यानी हम कहते हैं सिस्टम, या हम कह सकते हैं व्यवस्था, जैसे हम कहते हैं लोकतंत्र। तो सेल्फ सिस्टम मतलब खुद का सिस्टम, मतलब खुद की व्यवस्था। इसका सीधा सा अर्थ यह है, जैसा कि आज के समय में जो युवा जनरेशन है वो कहती है माई लाइफ माई रूल्स, ठीक है ना, मुझे ना किसी की आवश्यकता है, मैं भी ये कर लूंगा कर लूंगी, मेरे माता पिता मुझे बार बार फोन करके परेशान कर देते हैं, मुझे जिंदगी नहीं जीने दे रहे हैं, तो माई लाइफ माई रूल्स में चाहूं जैसे जीऊं, चाहूं जैसे जीना चाहती हूं जीना चाहूंगा, वैसे मुझे जीना दिया जाए, यही स्वतंत्रता है। तो देखिए इस पूरे चैप्टर के एंड तक आपको चीज समझ में आ जाएगी कि अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप थोड़ा सा गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि अगर पूर्ण रूप से अगर व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाए इस प्रकार से कि आप चाहो जो करो, तो भैया फिर वो गलत बात है। तो अगर बेसिक सी जो बात है स्वतंत्रता की, वो मतलब क्या है? अगर मैं आप लोगों की भाषा में कहूं तो हम ये कहते हैं कि भैया माई लाइफ माई रूल्स, मतलब जैसा मैं करना चाहूं वैसा ही मैं कर सकूं। मैं ये काम करना चाहता हूं मैं ये काम कर सकूं, मैं ये करना चाहती हूं मैं ये कर सकूं, यही है। बट सीधी सी बात, अगर हम लोग स्वतंत्रता की कहते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते, आप यह नहीं कर सकते, आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, ठीक है, आपको यही करना पड़ेगा। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है, ये जो प्रतिबंध है, ये जो रोक टोक है ना, वो रोक टोक ना हो तो वह स्वतंत्रता है, तो वह फ्रीडम है। जैसे कि हमने स्वतंत्रता आंदोलन हमने देखा है
कि भारत में स्वतंत्रता आंदोलन हुआ, जहां जहां पर उपनिवेशवाद हुआ वहां पर सभी देशों ने क्या है स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, हमने भी स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, तो फ्रीडम मूवमेंट चले, मतलब हमारे ऊपर प्रतिबंध रोक टोक नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां पर प्रतिबंध रोक टोक ना हो वह स्वतंत्रता है, पर यह सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता का एक मुद्दा है, एक पहलू है। पर अगर हम ये कहते हैं कि अगर हम पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देते हैं कि आप चाहो जो करो, तो फिर वो बात थोड़ी सी ठीक नहीं है, ठीक है ना। खुले रूप से खुला नहीं छोड़ा जा सकता कि बेटा चाहो जो करो। और हमेशा एक चीज हम लोग ये मानते हैं कि इंसान पर कुछ प्रतिबंध, कुछ रेस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। हमारी समाज, हमारी सोसाइटी, समाज का अर्थ जब जब मैं शब्द प्रयोग करता हूं तो कहीं पर भी मेरा अर्थ समाज का किसी विशेष जाति, विशेष धर्म की, विशेष लिंग समुदाय इनसे नहीं होता है। समाज का अर्थ है मानव समाज, और मानव मानव एक समान है, ठीक है, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, कोई भी हो, मानव मानव एक समान है। तो ये जो हमारा समाज है, जो हमारी सोसाइटी है, इसने हम पर क्या कुछ रोक टोक लगाई है। वो कुछ रोक टोक जो है ना कहीं कुछ हद तक ठीक है, कुछ रोक टोक जो है कुछ हद तक ठीक है। जैसे आप कहेंगे कि साहब मेरे माता पिता मुझे ये काम नहीं करने देते, तो वो रोक टोक लगाइए, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ थोड़ा रीजन होगा, कुछ लॉजिक होगा, ठीक होगा वो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि कोई भी इलॉजिकल चीज हो उसको भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं जो लॉजिकल हो वो हमें मानना चाहिए। पर कुछ भी हम करें ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे ऊपर कुछ रोक टोक होनी चाहिए, ठीक है ना। मैं आपको इतना उदाहरण देता हूं कि जो जानवर होता है ना, जैसे कुत्ता होता है, ठीक है ना, उस कुत्ते को भी पूरी फ्रीडम नहीं दी जा सकती, ठीक है ना। अगर उसको भी खुला छोड़ दिया गया ना तो वो भी किसी को काट देगा, ठीक है ना, दूसरे को हानि पहुंचा सकता है, उससे उसके मालिक को हानि हो सकती है। तो इसलिए अगर हम जानवर तक को खुला नहीं छोड़ सकते तो बेटा हम तो मानव है, हम पर तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। तो हम कैसे ये कह सकते हैं माई लाइफ माई रूल्स? नहीं, हमें सोसाइटी के रूल्स को भी मानना पड़ेगा, हमें कुछ अपनी जो चीजें हैं वो पूरी करनी है, हमें हमारी कुछ इच्छाएं, जो सपने हैं वो पूरे करने हैं, वहां पर हमारे पास प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। पर अगर कोई आज के समय में ये कहे कि पूर्ण रूप से कोई भी प्रतिबंध ना हो तो ये गलत बात है। आप भारत के संविधान को उठा करके देख लीजिएगा, आपने संविधान की पूरी किताब पढ़ी है, आपने देखा है कि मौलिक अधिकार दिए हैं पर हर जगह बीच बीच में प्रतिबंध लगा है। आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, पर फिर प्रतिबंध लगा दे, रुको 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 रुको, बोलने की आजादी पर रुको, ऐसा मत बोल देना जो किसी दूसरे को हानि पहुंचाए, अब बोलो। आपको संगठन बनाने की आजादी है, बनाने लगे, रुको रुको रुको, संगठन नहीं बनाना, ऐसा संगठन मत बनाना जो देश के खिलाफ हो, देश में किसी प्रकार की गलत गतिविधियां करे, ठीक है। तो हर जगह हम देखते हैं क्या है, कुछ प्रतिबंध है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, कुछ रोक टोक है। और ये लिमिट्स जो होती है, ये जो रोक टोक होते हैं ना, ये जरूरी होते हैं बेटा जीवन में। तो आज यही हमें इस चैप्टर में समझ में आएगा कि स्वतंत्रता का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, स्वतंत्रता में जो प्रतिबंध है इनका क्या इंपॉर्टेंट है, और अलग अलग जो फिलोसफर है जैसे जॉन स्टुअर्ट मिल की आज हम लोग चर्चा करेंगे, इनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। मानव इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब अधिक शक्तिशाली समूह ने कुछ लोगों या समुदायों का शोषण किया, उन्हें गुलाम बनाया या उन्हें अपने आधिपत्य में ले लिया। देखिए, अगर आप पूरा मानव इतिहास उठा करके देखेंगे, ह्यूमन हिस्ट्री को उठा करके देखेंगे, तो आपको काफी जगह ऐसा देखने को मिलेगा कि जो अधिक शक्तिशाली समूह है, जो ज्यादा ताकतवर समूह है, जो ज्यादा ताकतवर है, उन्होंने क्या है कुछ लोगों को या किसी समुदाय का क्या किया है, शोषण किया है। उन पर शोषण का मतलब होता है उनके साथ गलत किया है, उनको अवसर नहीं दिए, उनको मौके नहीं दिए, उनको अधिकार नहीं दिया, ठीक है, और उनके साथ अत्याचार किया है। तो हम देखते हैं पूरा इतिहास आप देखिए, विश्व में काफी जगह आप देखेंगे कि जो मजबूत शक्तिशाली वर्ग है उन्होंने कमजोरों का शोषण किया है। आप देखिए महिलाओं के साथ गलत हुआ, आप देखिए भारत में दलित पिछड़ों के साथ गलत हुआ, आप देखेंगे कि अमेरिका में जो अफ्रो अमेरिकन है, जो अश्वेत लोग हैं उनके साथ गलत हुआ। दक्षिण अफ्रीका में अगर आप देखेंगे तो जो अफ्रीकन है उनके साथ गलत हुआ, ठीक है। और इसके साथ आप कहीं पे पूरे विश्व में कहीं पे भी उठा करके देख लीजिए, जो गरीब तबके हैं विचार में, उनके साथ हमेशा गलत हुआ। तो जो शक्तिशाली है उन्होंने क्या करा है, हमेशा कुछ लोगों को या किसी समुदायों का शोषण किया है, उनके ऊपर अपना आधिपत्य मतलब अपना अधिकार जमाया, साहब तुम हमारे हो, हमारे हिसाब से ही तुम चलोगे, ठीक है। तो पूरे मानव इतिहास में, ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग देखें तो हमें ऐसा उदाहरण बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इतिहास हमें ऐसे वर्चस्व के खिलाफ शानदार संघर्षों के प्रेरणादायी उदाहरण भी देता है। देखिए, अब जहां जहां पर अगर कोई अत्याचार हुआ है, जहां जहां पर कोई शोषण हुआ है, जहां जहां पर कहीं शक्तिशाली वर्ग ने कमजोरों को दबाने की कोशिश करी गई है, वहां वहां पर क्या हुआ है, हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिले हैं जो कि इस अत्याचार, इस शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई है, वो लड़े हैं इसके खिलाफ, ठीक है। और वो उदाहरण, वो संघर्ष हमारे लिए क्या है, प्रेरणादायी है।
हमें मोटिवेट करने वाले हैं। जैसे आज हम नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ेंगे। नेल्सन मंडेला जी ने क्या करा है, जो दक्षिण अफ्रीका के अश्वेत लोग हैं उनके लिए आजादी की मांग करिए कि साहब इन हमारे साथ जो गलत हो रहा है वो गलत बंद होना चाहिए। अमेरिका में किंग मार्टिन लूथर जूनियर है जिनके बारे में पढ़ा जाता है, तो वो क्या करा उन्होंने, अमेरिका में जो अफ्रो अमेरिकन रह रहे हैं, अश्वेत लोग रह रहे हैं, उनके लिए अधिकारों की मांग करी है। आज ये प्रेरणादायी है, इनसे पूरी दुनिया मोटिवेट होती है। नेल्सन मंडेला जी के जो थॉट्स है, कोटेशंस है वो चलते हैं, किंग मार्टिन लूथर जूनियर के कोटेशन जो है वो चलते हैं। आप इंडिया में देख लीजिए, राजा राम मोहन रॉय जी महिलाओं के लिए आवाज उठाई, ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अंबेडकर, ये वह लोग हैं जिन्होंने महिलाओं वंचितों के लिए आवाज उठाई। तो हमें अगर कहीं पर शोषण हुआ है, कहीं पर अत्याचार हुआ है, कहीं पर शक्तिशाली वर्ग ने कमजोर, गरीब, पिछड़े तबकों के ऊपर अपना अधिकार जमाया है, तो उसी समय हमें ऐसे उदाहरण भी देखने को मिलते हैं जिन्होंने शानदार संघर्ष करा है और दुनिया के लिए क्या है, प्रेरणा बन चुके हैं, मोटिवेशन का सोर्स बन चुके हैं। यह स्वतंत्रता क्या है जिसके लिए लोग अपना जीवन देने तक के लिए तैयार रहे हैं। देखिए, अब ये सोचिए, ये फ्रीडम क्या है जिसके लिए लोगों ने अपना पूरा जीवन दे दिया। आप नेल्सन मंडेला जी काफी वर्षों तक जेल में रहते हैं, क्यों? सिर्फ एक स्वतंत्रता के लिए, एक फ्रीडम के लिए पूरा जीवन अपना त्याग दिया उन्होंने कि नहीं साहब स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो ऐसा क्या है इस स्वतंत्रता में, ऐसा क्या है इस फ्रीडम में जिसमें कि व्यक्ति अपना पूरा जीवन त्याग देता है, सारी ऐश मौज सब कुछ जो है वो सब कुछ त्याग देता है। उदाहरण के तौर पे आप इंडिया में देखिए, इंडिया में हमारे जितने स्वतंत्रता के समय जो बड़े बड़े नेता थे, सब ने फॉरेन से पढ़ाई करी, पर वो फॉरेन से पढ़ाई करके उसके बावजूद भी वो इंडिया में आ रहे हैं। उनको ये बात पता है कि भैया वहां पर अंग्रेज हम पर शोषण करते हैं, अत्याचार करते हैं, हमारे लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, हमारे साथ गलत कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो इंडिया है। क्यों? क्योंकि बोले नहीं, हमें हमारे लोगों को इस जो गलत हो रहा है इससे आजादी दिलानी है, इन अंग्रेजों को देश से बाहर भगाना है। तो स्वतंत्रता के लिए ऐसा क्या है स्वतंत्रता के लिए जो उन्होंने विदेशों में सारी जो अच्छी चीजें मिली थी उन सबको छोड़कर के नहीं साहब हम इंडिया जाएंगे और हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे। तो कुछ तो है स्वतंत्रता में। आंग सान सू की आज हम लोग कहानी पढ़ेंगे म्यांमार की। तो ये स्वतंत्रता ऐसे क्या है जो पूरा जीवन व्यक्ति अपना दांव पे लगा देता है सिर्फ इस स्वतंत्रता के लिए। तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें देखिए। सार रूप में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है कि अपने जीवन और नियति का नियंत्रण स्वयं करें तथा उनका अपनी इच्छा और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर बना रहे। तो सार रूप में मतलब एक कंक्लूजन में अगर हम लोग देखें तो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष जो होता है लोगों की इस आकांक्षा को दिखाता है, इस डिजायर को दिखाता है, इस इच्छा को दिखाता है कि साहब हम हमारे अपना जो जीवन है वो और हमारी नियति कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस सब का नियंत्रण कौन करे? स्वयं करें। हमारी क्या इच्छा है ये हम तय करें, हमें कैसे जीवन जीना है ये हम तय करें, इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल हमारे स्वयं के पास होना चाहिए और अपनी इच्छा और गतिविधियों को आजादी से व्यक्त करने का अवसर भी होना चाहिए। ठीक है ना? हम हमारे जीवन को किस प्रकार से जीना चाहते हैं वो अधिकार भी मिले और जीना किस प्रकार से चाहते हैं ये बताने का भी अधिकार मिले कि साहब हम इस प्रकार से हमारा जीवन जीना चाहते हैं। हम हमारी इच्छाओं को व्यक्त कर सके, हम हमारे विचारों को व्यक्त कर सके, हम जैसा चाहते हैं, हम जैसा सोच रहे हैं हम वैसा जीवन जी सके। यही कहीं ना कहीं सार रूप में स्वतंत्रता की बात होती है। न केवल व्यक्ति वरन समाज भी अपनी स्वतंत्रता को महत्व देते हैं और चाहते हैं कि उनकी संस्कृति और भविष्य की रक्षा हो। और व्यक्ति नहीं, सिर्फ इंडिविजुअल स्वतंत्रता नहीं चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम ही फ्रीडम चाहते हैं कि नहीं साहब मुझे कहीं पर भी आने जाने की इजाजत हो, मुझे कुछ भी करने की इजाजत हो, बल्कि समाज जो सोसाइटी है ना वो भी फ्रीडम चाहती है। वो भी ये चाहती है कि उनकी संस्कृति और उनके भविष्य की क्या हो? रक्षा हो। आपने कक्षा 10 में श्रीलंका वाला उदाहरण पढ़ा था सत्ता की साझेदारी में, जहां पे तमिलों के साथ गलत हुआ। तो वो क्या चाहते थे कि हमारी संस्कृति की रक्षा हो। और जब वहां पे सिन्हाला समुदाय की जो सरकार है वो एक कानून लेकर के आती है 1956 का कानून, और उसमें ये कहती है कि विश्वविद्यालयों में और रोजगार में जो पहले प्राथमिकता दी जाएगी वो किसको दी जाएगी? सिन्हाला के बच्चों को दी जाएगी। तो इससे क्या हुआ? तमिल समुदाय के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनका भविष्य खतरे में आ गया। तो वो समुदाय क्या चाह रहा है कि हमारी संस्कृति, हमारी भाषा जो है वो सेफ रहे और हमारा जो भविष्य है, जो हमारा फ्यूचर है, उसकी रक्षा। तो हर समुदाय चाहता है, हर व्यक्ति जो है क्या चाहता है? फ्रीडम चाहता है, सब स्वतंत्रता चाहते हैं। लोगों के विविध हितों और आकांक्षाओं को देखते हुए किसी भी सामाजिक जीवन को कुछ नियमों और कानूनों की जरूरत होती है। अब देखिए, अगर हम सभी स्वतंत्रता चाहते हैं तो फिर प्रतिबंध क्यों लगाए जाए?
फिर रोक टोक क्यों लगाई जाए? ठीक है ना। तो रोक टोक लगाना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी स्वतंत्रता हमें मिलती रहे और दूसरे को भी स्वतंत्रता मिलती रहे। कभी कभार हम क्या करते हैं कि खुद की स्वतंत्रता के लिए दूसरे की स्वतंत्रता को हानि पहुंचा देते हैं। आज हम कह रहे हैं सर मेरी इच्छा है, मैं फ्री हूं, मैं चलते हुए किसी का खींच करके थप्पड़ मारना चाहता हूं। अरे भाई ये क्या बात हुई? क्यों मारना चाहता है? तो रोक टोक लगाना जरूरी है कि साहब आप ऐसे किसी को चलते हुए मार नहीं सकते। तो इसलिए हमें क्या है, कुछ कानूनों की, कुछ नियमों की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, जिससे कि हम सब साथ मिलजुल करके रह सकें और हम सभी अपनी इच्छाओं आकांक्षाओं को आगे बढ़ा सके, उनको पूरा कर सके। इसीलिए हर देश संविधान को अपनाता है, हर देश संविधान में ऐसे मूल्य डालता है जिससे कि सब मिलजुल करके रह सके। ये संविधान की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि हमें संविधान की क्यों आवश्यकता होती है। तो उसमें एक ये भी पॉइंट था कि लोगों की आकांक्षाओं को वो पूरा करता है, लोगों की जो डिजायर्स होती है उसको पूरा करता है। हो सकता है कि नियमों के लिए जरूरी हो कि व्यक्ति की स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय की जाए, लेकिन यह माना जाता है कि ये सीमाएं हमें असुरक्षा से मुक्त करती है और ऐसी स्थितियां प्रदान करती है जिनमें हम अपना विकास कर सके। अब देखिए, इन नियमों, इन कानूनों में हो सकता है कि स्वतंत्रता की कुछ सीमाएं तय करी जाए, लिमिट लगा दी जाए कि नहीं साहब आप यहां तक, इसमें ही फ्रीडम हो, मतलब आप पे कुछ प्रतिबंध, कुछ रोक टोक लगा दी जाए। पर ये जो प्रतिबंध, ये जो रोक टोक लगाई जा रही है ना, ये हमें असुरक्षा से मुक्त करती है। असुरक्षा से मुक्त करने का मतलब क्या है? इनसिक्योर जो हम अगर जी रहे हैं तो उससे मुक्ति मिलेगी। क्योंकि आज जैसे मान लीजिए कि मुझे पता है कि देश में भारत का संविधान जो है ये अधिकार देता है, तो मैं सिक्योर फील करूंगा कि साहब अगर इनकेस मेरे साथ कहीं गलत हुआ तो मैं हाई कोर्ट जा सकता हूं, सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं। तो ये क्या हुआ, ये जो मेरे मन में जो असुरक्षा का भाव रहता कि नहीं साहब मुझे कोई मार देगा, मेरे साथ कोई ऐसा कर देगा, ये कर देगा, तो जो मन में ये इनसिक्योरिटी वाला डर था ना कि साहब मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा, इससे मुक्त कर दिया कि इन सीमाओं ने, लिमिटेशन, क्योंकि मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति ये काम नहीं कर सकता क्योंकि देश का कानून, देश का संविधान ये चीज कहता है, जिनमें हम अपना विकास कर सके। और ऐसी स्थितियां हम लोगों को देता है जिसमें हम लोग क्या, खुद का विकास कर सके, खुद का डेवलपमेंट कर सके। राजनीतिक सिद्धांत में स्वतंत्रता के बारे में अधिकतर चर्चा ऐसे नियमों को विकसित करने पर केंद्रित रही है जो सामाजिक रूप से आवश्यक सीमाओं और बाकी प्रतिबंधों के बीच अंतर स्पष्ट कर सके। पर अगर हम देखें राजनीतिक सिद्धांत या पॉलिटिकल थ्योरी में जो ज्यादातर जो चर्चाएं होती हैं वो किस पर होती हैं? ऐसे नियम जो हैं उनको विकसित करने पर केंद्रित होती है जो सामाजिक रूप में आवश्यक सीमाएं। देखिए, कुछ सीमाएं, कुछ रोक टोक तो जरूरी होती है, आवश्यक होती है, और कुछ क्या होती है कि जबरन प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। कुछ रोक टोक तो जरूरी है। अब जो कुछ रोक टोक जरूरी है और कुछ रोक टोक गलत तरीके से लगाई जा रही है, इसमें हमें अंतर स्पष्ट करना जरूरी है। ठीक है ना। कल को कोई सरकारें ऐसा ना कह दे कि नहीं साहब हम लोग तो इस डर के कारण ये रोक टोक लगा रहे हैं, वो पावर का मिसयूज कर लेंगे। नहीं, तो कहां तक रोक टोक, कहां तक सीमाएं होना सही है और उसके बाद की जो बातें हैं वो प्रतिबंध लगना गलत है, तो ये हमें डिफरेंस करना होगा कि कहां तक की जो सीमा है, कहां तक का जो प्रतिबंध है वो सही है और कहां तक का प्रतिबंध जो है वो गलत है। ठीक है। तो प्रतिबंध में भी हमें देखना है कि कौन से प्रतिबंध सही है और कौन से प्रतिबंध, कौन सी रोक टोक सही है और कौन सी रोक टोक गलत है, यह हमें पता होना चाहिए। इस पर भी वाद विवाद हो रहा है कि स्वतंत्रता की क्या सीमाएं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो प्रतिबंध या सीमाएं होनी ही क्या चाहिए? ये प्रतिबंध लगा देंगे, वो रोक टोक लगा देंगे, पर ये प्रतिबंध क्या है, कौन सी सीमा है, कौन सी लिमिटेशंस है? और आप जब सीमा, आप प्रतिबंध लगा रहे हो तो उसके बाद फिर ये भी है कि ये सही भी है या गलत है, सच में आवश्यक है, सच में जरूरी है, या फिर ये गलत है, जिसके फलस्वरूप किसी समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित है। तो आर्थिक और सामाजिक संरचनाएं प्रभावित है। अब आ जाइए स्वतंत्रता का आदर्श। स्वतंत्रता का आदर्श। अब स्वतंत्रता का, मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी कहा कि ऐसा क्या है स्वतंत्रता में जिसके लिए लोग अपना पूरा जीवन खपा देते हैं, पूरा जीवन ही लोग खपा देते हैं कि साहब जो करना, बस स्वतंत्रता हमें चाहिए, अपना ऐश मौज, अपना जीवन, सब कुछ उन्होंने खपा दिया। तो ऐसा स्वतंत्रता में क्या है? तो अगर अब जिन लोगों ने जीवन खपाया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज को, राष्ट्र को समर्पित करा है, विश्वास के साथ मानिए मेरे प्यारे बच्चों, वो आदर्श बनने वाले ही लोग हैं, वो आदर्श ही बनेंगे। अब आदर्श का मतलब क्या होता है आज की भाषा में मैं बताऊं, रोल मॉडल जिसको अपन कहते हैं कि साहब मैं उन जैसा बनना चाहता हूं, बननी चाहती हूं।
आज बहुत से लोग जो टेलीविजन पे देखते हैं कि साहब अलग अलग जो एक्टर है उनको कोई अपना मॉडल मानता है, रोल मॉडल, साहब मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। कोई पॉलिटिशियंस को मानता है, किसी को भी मान सकते हैं, सबकी अपनी अपनी आज़ादी है। तो हम आदर्श मानते हैं किसी को, ठीक है, कि साहब ये हमारे जीवन का आदर्श है। और सही मायनों में आदर्श वही होता है जिसने अपना पूरा जीवन देश के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया। आप सोचिए दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी को इतना सम्मान क्यों? क्योंकि वो गलत के खिलाफ लड़ रहा है। वह स्वतंत्रता की मांग कर रहा है, वो एक समुदाय के लिए लड़ रहा है। हमारे इंडिया में बापू को, महात्मा गांधी जी को इतना सम्मान क्यों? स्वतंत्रता के लिए लड़े हैं वो, आजादी चाहिए। जहां जहां गलत हुआ, महिलाओं के साथ गलत हुआ उसमें बोले, दलित पिछड़ों के साथ गलत हुआ है उसमें बोले, तो उन्होंने स्वतंत्रता की मांग करी। और कहीं पर भी दुनिया में उठा करके देख लीजिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज या राष्ट्र को समर्पित कराना, वही आदर्श बने। और मैं आपको भी जीवन में ये बात कहता हूं कि जब भी समय मिले किसी ना किसी महापुरुष के बारे में आप लोग जरूर पढ़ा कीजिए बच्चों, क्योंकि आप पढ़ोगे, आप जानोगे कि उन्होंने क्या स्ट्रगल करा है। और आज हमारा स्ट्रगल तो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र का रह गया, कोई संघर्ष, कोई स्ट्रगल नहीं बचा हमारे जीवन में, ठीक है ना। तो हम फिर उनको पढ़ेंगे ना, जब हमें पता चलेगा साहब ओ गजब, इनको हमें आदर्श मानना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार से स्वतंत्रता के आदर्श क्या है, आइए देखते हैं। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्ति नेल्सन मंडेला जी की आत्मकथा का शीर्षक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम है, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब आजादी के लिए एक लंबी यात्रा हुई। 20वीं शताब्दी के एक महानतम व्यक्तियों में से एक है नेल्सन मंडेला जी। बहुत गजब की पर्सनालिटी है, गजब के व्यक्ति है। और इन्होंने खुद की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी लिखी। उस किताब का नाम क्या रखा? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब आजादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए एक लंबी यात्रा हम लोगों ने करी है, ये नेल्सन मंडेला जी इस किताब में बता रहे हैं। इस पुस्तक में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन के खिलाफ अपने व्यक्तिगत संघर्ष, गोरे लोगों के शासन की अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों के प्रतिरोध और दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों द्वारा झेले गए अपमान, कठिनाइयों और पुलिस अत्याचार के बारे में बातें की हैं। तो अब इस पुस्तक में दक्षिण अफ्रीका का जो रंगभेदी शासन है, ठीक है, एक्चुअल में क्या है, दक्षिण अफ्रीका में गोरे लोगों का शासन था, जो श्वेत थे, मतलब जिनका रंग गोरा था, और जो अश्वेत थे जिनका रंग थोड़ा सा काला था, उनके साथ क्या है, भेदभाव किया जाता था। ये रंगभेदी शासन है। तो नेल्सन मंडेला जी ने जो रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा है, इस शासन के खिलाफ आवाज उठाई थी कि साहब ये जो रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहा है ना, इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उसमें उन्होंने अपना व्यक्तिगत संघर्ष बताया कि साहब मैंने किस प्रकार से संघर्ष किया है, वो बताया। गोरे लोगों के शासन की जो अलगाववादी नीति थी, अलगाववादी नीति होता जो अलग रखने वाली नीति थी। मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के ये स्थिति थी कि वहां पर गोरे लोगों के लिए अलग अस्पताल, काले लोगों के लिए अलग अस्पताल, गोरे लोगों के लिए स्कूल अलग, काले लोगों के लिए अलग, गोरे लोगों के लिए शौचालय, टॉयलेट अलग, काले लोगों के लिए अलग, ठीक है, बसेस अलग, ट्रेन अलग, सब कुछ अलग। और इन सब में अंतर ये देखेगा कि जो अश्वेत या काले लोगों के लिए है, वो आप ऐसा मान लीजिए जैसे झुग्गी झोपड़ी की स्थिति होती है, वैसे उनकी सारी सुविधाओं की स्थिति थी। और इनकी स्थिति बिल्कुल 5 स्टार वाली होटलों की थी, गोरे लोगों की, मतलब खुद के लिए बहुत बेहतरीन सुविधा है और उनके लिए बेकार सुविधा है। कुछ इलाके से काले लोगों का निकलना भी मना था। तो इस प्रकार की जो अलगाववादी नीति गोरे लोगों ने बना रखी थी, अलग कर रखा था समाज को, सोसाइटी को बांट रखा था। तो उस अलगाववादी नीतियों के खिलाफ लोगों का क्या विरोध रहता है, प्रतिरोध रहता है, वो उसके बारे में बताया है। दक्षिण अफ्रीका के काले लोगों ने क्या क्या अपमान झेला है, ठीक है, तो दक्षिण अफ्रीका के जो काले लोगों ने क्या क्या अपमान झेला है, किन किन कठिनाइयों का सामना करा है, और पुलिस अत्याचार, पुलिस ने किस प्रकार से अत्याचार करा है, वो बताया। और फिर भी देखिए, महापुरुष ऐसे ही महापुरुष नहीं बन जाते। फिर भी नेल्सन मंडेला जी क्या कहते हैं, जिस दिन उनको जेल से आजाद कर दिया जाता है और फिर वो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, गणतंत्र दक्षिण अफ्रीका के, तो वो ये कहते हैं कि आज से गोरे और काले लोग मिलकर के देश को चलाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ अब काले आजाद हो गए, अब वो गोरों पे अत्याचार करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। सबको मिलकर के साथ चलना है। कोई बड़ा, कोई छोटा, कोई ऊंचा, कोई नीचा नहीं, सब मानव है और मानव मानव जैसा होना चाहिए। आज से सभी जो अश्वेत जो लोग हैं, वो अपने मन से ये भाव निकाल दे कि साहब हमारे साथ श्वेतों ने गलत करा, भुला दीजिए, जो हुआ सो हुआ।
ये देखिए कितना गजब का भाव है। और मैं तो मतलब पूरी दुनिया के जितने भी समाज सुधारक हैं ना, चाहे इंडिया के हों, चाहे दक्षिण अफ्रीका के हों, कहीं के भी हों, उन सबको गजब वाला सल्यूट करता हूं भाई। मतलब हजारों सालों से डिस्क्रिमिनेशन सह रहे हैं, हजारों सालों से भेदभाव कर रहे हैं, भेदभाव हो रहा है, उसके बावजूद भी रास्ता क्या अपनाया है? हिंसा का। हिंसा नहीं करनी, मारना नहीं है, जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार करा उनको मार दो बिल्कुल भी नहीं। और अपने अनुयायियों को क्या रास्ता बताया? कलम पकड़ो, पढ़ो। नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन इन द सोसाइटी। सबसे मजबूत हथियार क्या है? शिक्षा है, पढ़ो। बाबा साहब अंबेडकर भारत में क्या करें? शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह धाड़ेगा। तो ये क्या है? सबने एजुकेशन को रास्ता बनाया है। और मन में द्वेष, मन में ये नहीं कि साहब गुस्से का भाव है, किसी के भी मन में नहीं, समाज को साथ लेकर के चलने का भाव रहा है। इसीलिए ये लोग महापुरुष हैं और इसीलिए पूरी दुनिया आज इन लोगों को पूज रही है। मंडेला जी और उनके साथियों के लिए इन्हीं अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों और स्वतंत्रता के रास्ते की बाधाओं को दूर करने का संघर्ष, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए यात्रा था। तो मंडेला जी और जो उनके साथी थे, और ये जो अन्यायपूर्ण प्रतिबंध थे, ये जो गलत जो रोक टोक लगा रखी थी और स्वतंत्रता के रास्ते में हमारे बाधाएं थी, ठीक है ना, उनको दूर करने की जो यात्रा थी, उसी को नाम दिया गया है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए यात्रा। ये नेल्सन मंडेला जी है और इनको हमारा नमन। इसी स्वतंत्रता के लिए मंडेला जी ने अपने जीवन के 28 वर्ष जेल की कोठरियों के अंधेरे में बिताए। तो इसी स्वतंत्रता के लिए 28 साल तक नेल्सन मंडेला जी जेल में रहे। काल कोठरी में उन्होंने 28 वर्ष अपना जीवन बिताया है। किस लिए? कि साहब स्वतंत्रता, फ्रीडम। और सोचिए, जिस व्यक्ति को बॉक्सिंग पसंद है वो बॉक्सिंग को छोड़ करके जेल लोगों के लिए लड़ रहा है। जिस व्यक्ति के जीवन में चाहे वो जो कर सकता था वो कर सकता था, पर नहीं, साहब स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए लड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो बड़ी बात है स्वतंत्रता, फ्रीडम। स्वतंत्रता के लिए मंडेला जी ने व्यक्तिगत रूप में ही बहुत भारी कीमत चुकाई है। तो स्वतंत्रता के लिए मंडेला जी ने व्यक्तिगत तौर पे, मतलब खुद ने, इंडिविजुअल ने बड़ी भारी कीमत चुकाई है, क्योंकि इन्होंने अपना पूरा जीवन बिता दिया यार। जवानी निकल गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ खत्म, सिर्फ और सिर्फ 28 साल जीवन के जेल में बिता देगी। नहीं साहब, स्वतंत्रता, फ्रीडम हम लोगों को चाहिए। दूसरी जो कहानी है वो है म्यांमार, या पहला जिसे बर्मा कहा जाता था, उस देश की है आंग सान सूकी जी की। आंग सान सूकी जी गांधी जी के अहिंसा के विचार प्रेरणा स्रोत रहे हैं, ठीक है। तो आंग सान सूकी खुद बड़ा गांधी जी के जो अहिंसा के विचार है उसका आदर्श मानती थी कि साहब जो गांधी जी के विचार हैं वो गजब के विचार है, अहिंसा के जो विचार है, नॉन वायलेंस है, वो विचार बहुत गजब के। अब देखिए यहाँ पर समस्या क्या थी कि जो डेमोक्रेटिक सरकार थी, जो लोकतांत्रिक सरकारें थी, उनको हटा करके यहाँ पे सेना का शासन आ गया। और सेना का जब शासन यहाँ पर आ गया तो आंग सान सूकी जी ये चाहते थे नहीं साहब लोकतांत्रिक ही सरकारें रहे, सेना का शासन नहीं। तो इनका पति का इंग्लैंड में कैंसर की बीमारी का इलाज चल रहा था और इनको अपने ही घर में क्या है नजरबंद कर दिया जाता है, वहां से उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। और पर फिर भी यह हार नहीं मानती है और स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ती है, ठीक है ना। और इसी समय इनके पति की डेथ भी हो जाती है, अपने पति को भी खो देती है, पर स्वतंत्रता की जो लड़ाई है वो नहीं रुकने देती है। सूकी को म्यांमार में उनके घर पर नजरबंद करके रखा गया था। सूकी अपने बच्चों से अलग थी, यहाँ तक कि जब उनके पति कैंसर के कारण मौत से जूझ रहे थे तब भी सूकी को उनसे मिलने नहीं दिया गया। तो सूकी को म्यांमार में ही उनके घर में नजरबंद कर दिया गया। नजरबंद करने का अर्थ है कि घर में बंद कर दिया गया, ये बाहर दिखनी ही नहीं चाहिए, ठीक है ना। और अपने बच्चों से अलग कर दिया गया। और इनके पति का कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा था इंग्लैंड में, और इनको इंग्लैंड जाने इसलिए नहीं दिया कि सेना वालों को लगा कि अगर इंग्लैंड चले गए तो वापस आना मुश्किल हो जाएगा, वहां से नहीं आएंगी, तो उनसे मिलने भी इनको नहीं जाने दिया। आंग सान सू की अपनी आजादी को अपने देश के लोगों की आजादी से जोड़कर देखती थी। उनकी पुस्तक का शीर्षक फ्रीडम फ्रॉम फियर, भय से मुक्ति है। अब देखिए ये जो दोनों महापुरुषों की जो किताबें हैं, ठीक है ना, उन किताबों का नाम याद रखेगा, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम और फ्रीडम फ्रॉम फियर। तो आंग सान सू की जो आजादी है वो देश के लोगों के साथ जोड़ करके देखती थी, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने क्या लिखा, फ्रीडम फ्रॉम फियर किताब लिखी, भय से मुक्ति, डर से मुक्त हो जाना है। हम क्या है, हम हर चीज में डरते हैं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा, ठीक है ना। हम बहुत कुछ सोचते हैं, हम हमारे जीवन में हमें डर रहता है मन में। तो बोला उस डर से मुक्ति, लोग क्या कहेंगे, मैंने ये कर दिया तो मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, अरे वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, अरे तो उड़ाए तो उड़ाए भैया, हमें जीवन मिला, हमें जीवन मिला, भगवान ने हमें लाइफ दी,
तो हम दूसरों के हिसाब से क्यों जिए? हमारे लगता है, देखिए जीवन में हर वो काम करना चाहिए जिससे लगे कि साहब हमारा विकास होगा, हमारा डेवलपमेंट होगा, हम बेहतर बनेंगे। उसमें लोग क्या कहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, भाड़ में जाए लोग। जिस दिन मैं मर जाऊंगा उस दिन ये लोग थोड़ी पूछेंगे। ये लोग फिर वहां खड़े होकर कहेंगे साहब बड़ा समय हो रहा है, जल्दी इनको जला वला के फ्री करो, हम जा रहे हैं। बहुत कम लोग आएंगे, कोई किसी का साथी नहीं होता, तो हम क्यों लोगों के लिए सोचे? तो फ्रीडम फ्रॉम फियर, हर डर से मुक्त हो जाना है। हमें यह सोचना चाहिए साहब हम हमारा किस में अच्छा हो सकता है, हमारा किसी में भला हो सकता है, हमें वही करना चाहिए। डर वर की बात नहीं होनी चाहिए। अगर जिस व्यक्ति को डर से आजादी मिल गई ना, मानो उसको हर चीज से आजादी मिल गई। और जो व्यक्ति डर डर करके जिएगा ना, उसका जीवन बेकार है। यह बात आंग सान सू की जी की इस किताब की है। वह कहती है मेरे लिए वास्तविक मुक्ति भय से मुक्ति है। भय से मुक्त हुए बिना आप गरिमापूर्ण मानवीय जीवन नहीं जी सकते। तो वह कहती है कि मेरे लिए वास्तविक मुक्ति, मेरे लिए जो वास्तविक जो फ्रीडम है ना, वो क्या है? डर से फ्रीडम, डर से आजादी। क्योंकि आप जब तक डरे हुए हो, जब तक आप गरिमापूर्ण जीवन नहीं जी सकते। गरिमापूर्ण मतलब जो सम्मान भरा है, जो रेस्पेक्ट भरा वाला जीवन है ना, वो जीवन नहीं जी सकते आप। क्योंकि आप तो डरे हुए हो, आपके मन में तो डर है। और जब तक आपके मन में डर है तो आप क्या, तो आप अपने अच्छे जीवन की किसी से बात करोगे? क्या आप अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे? नहीं लड़ सकते साहब आप, क्योंकि आप तो खुद डर से डरे हो। आप तो दूसरों, और यार वो मेरे साथ ऐसा कर देगा और वो मुझे मारेगा, वो मेरे साथ ऐसा, अरे बोला आप खुद डरे हो, तो फिर आप अच्छा जीवन कैसे जी सकते हो? इसलिए अगर भय से मुक्त हो जाता है तो उस इंसान के लिए पूरी आजादी है, फ्रीडम है। चलिए, तो अब हमने आदर्शों की भी बात कर ली। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक, जिसको हम क्या कहते हैं, स्वतंत्रता क्या है, फ्रीडम क्या है। ठीक है ना? तो अब हम बड़ी चर्चा करते हुए एक थोड़ा परिचय, इंट्रोडक्शन अपन ने देख लिया, फिर स्वतंत्रता के जो आदर्श है उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली। अब जानते हैं कि ये स्वतंत्रता है तो है क्या। भारी प्रतिबंधों का अभाव और ऐसी स्थितियों का होना जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू महत्वपूर्ण है। देखिए, अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है और इस इंटरेस्टिंग चीज को इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं अपन लोग। पहली बात क्या बोलिए? भारी प्रतिबंधों का अभाव। स्वतंत्रता में दो चीजें हैं, अकेली एक नहीं है। भारी प्रतिबंधों का अभाव, प्रतिबंध मतलब रोक टोक, मतलब हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के अलावा और कोई भी जो भी है वो भारी है। हमारे परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारा समाज, हमारी सरकार, ये सब कुछ हमारे अलावा ये भारी है। तो ये कोई भी प्रतिबंध, कोई भी रोक टोक लगाए ना, वो नहीं होने चाहिए, वही स्वतंत्रता है। तो भारी प्रतिबंधों का अभाव, अभाव मतलब कमी, जो ना हो। तो प्रतिबंध ना हो, कौन से भारी? मतलब अगर हम हमारी इच्छा से कुछ प्रतिबंध, भाई आज मैं कह दूंगा, मैं मेरी इच्छा से कहता हूं कि मैं चाय नहीं पीऊंगा, आज से 1 साल तक मैं चाय नहीं पीऊंगा, ये तो प्रतिबंध मैंने खुद नहीं लगाया। अगर मेरे अलावा कोई खुद मुझ पर प्रतिबंध लगाए तो वो प्रतिबंध नहीं होने चाहिए। तो भारी प्रतिबंधों का अभाव पहली कंडीशन। ये पहला, जैसे हम कहते हैं ना, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, दो साइड होती है। उसी प्रकार से स्वतंत्रता की भी दो साइड है, दो बातें। तो पहली बात तो ये हो गई कि आपको भारी जो प्रतिबंध है उनसे आजादी मिलनी चाहिए। दूसरा, जिनमें लोग अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। ऐसे प्रतिबंधों का अभाव ही होना चाहिए जिनमें व्यक्ति अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपना जो टैलेंट है, अपना जो ज्ञान है, उसको विकसित कर सके। आज एक बात बताइए, यहां पर नेल्सन मंडेला जी लड़ रहे हैं, क्यों लड़े? कि साहब हमारे जो लोग हैं उनको अच्छे शिक्षा के अधिकार नहीं, उनको अच्छा रोजगार करने के अधिकार नहीं है, तो वो अपना विकास कैसे करेंगे? तो अपने विकास के लिए ये जो फालतू के जो प्रतिबंध लगा रखे हैं ना, वो हटाओ। भारत में जाति आधारित अत्याचार के खिलाफ लड़ने वाले जितने भी महापुरुष हैं, क्यों लड़े? बोले क्योंकि साहब पिछड़ी जो जातियां हैं उनको ना शिक्षा का अधिकार, ना राजनीतिक अधिकार, कोई भी अधिकार नहीं है। जब नहीं है तो फिर वो अपना विकास कैसे करेंगे? महिलाओं के ऊपर हो रहे जितने भी अत्याचार हैं उनके खिलाफ लड़ने वाले सारे महापुरुष क्या कह रहे हैं? यही तो कह रहे हैं, बोले महिलाओं का फिर विकास कैसे होगा? और मानव जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य ही है कि मानव का विकास हो। तो एक तरफ तो प्रतिबंधों का अभाव, ये स्वतंत्रता है, और प्रतिबंध भी ऐसे ही होने चाहिए जिनमें प्रतिबंध ऐसे हो जहां पर आप अपनी प्रतिभा का विकास कर सके। अगर आप अपनी प्रतिभा का विकास कर पा रहे हैं, आप अपने टैलेंट का विकास कर पा रहे हैं, तो फिर हम कहेंगे आप प्रतिबंध में नहीं हो, आप रेस्ट्रिक्शन में नहीं हो। तो आप अपनी प्रतिभा का, आप अपने टैलेंट का विकास कर पाओ। ये दोनों स्वतंत्रता के दोनों ही पहलू हैं। एक स्वतंत्र समाज वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावना के विकास में समर्थ बनाएगा। एक स्वतंत्र समाज, ठीक है, एक जो फ्रीडम सोसाइटी है, वो क्या होगी? अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ, मतलब
जो समाज के जो सभी सदस्य हैं उनको कम से कम सामाजिक अवरोध, मतलब कम से कम रोक टोक उन पर लगाए और संभावना का विकास में समर्थ बनाए, मतलब कम से कम रोक टोक लगा कर करके उनको उनके विकास में समर्थ बनाए, उनको कैपेबल उनको बनाए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे कहता हूं, जैसे मान लीजिए कि जैसे शुरुआत से आप मान लीजिए कोई बच्चा है 5-7 साल का है और उसके माता पिता ने उसको सुबह 5 बजे उठाना शुरू करा। उसने देखा यार मेरे जो दोस्त हैं वो तो 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं और है ऐसा है, मुझे मेरे घर वाले 5 बजे उठाते हैं। अब वो जो प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं ना कि बेटा तू 8 बजे तक नहीं उठ सकता, बेटा तू ये खा नहीं सकता, ये फास्ट फूड नहीं खाएगा, ये वाला सामान है वो वाला सामान नहीं खाएगा, ये नहीं पिएगा वो नहीं पिएगा, ऐसे कुछ प्रतिबंध लगा रखे। ये प्रतिबंध माता पिता ने क्यों लगाए उस बच्चे पे? क्योंकि उसका विकास हो सके, उसका डेवलपमेंट हो सके। सुबह जल्दी उठेगा, थोड़ा एक्सरसाइज करेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा, शरीर अच्छा रहेगा, शरीर अच्छा रहेगा तो ज्यादा ज्यादा पढ़ेगा, मेहनत करेगा और जीवन में आगे बढ़ेगा। तो कम से कम जो प्रतिबंध है वो लगाए और उन प्रतिबंधों के अंदर कोई ऐसा प्रतिबंध, ऐसी रोक टोक नहीं होनी चाहिए जिससे कि व्यक्ति अपना विकास ना कर सके। तो प्रतिबंध भी ऐसे हो, कम से कम हो, पहली शर्त ये, और ऐसे हो जिनमें व्यक्ति अपना विकास कर सके, अपना डेवलपमेंट कर सके, जैसा भविष्य वो अपना देखता है वैसा भविष्य वो बना सकने में सामर्थ्य हो। ये जैसे जंजीरें दिखाई है इनको तोड़ दे, यही स्वतंत्रता है। समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हर किस्म की सीमा और प्रतिबंधों की पूर्ण अनुपस्थिति की उम्मीद नहीं कर सकता। पर यह बात ध्यान में रखिएगा कि समाज में कोई भी व्यक्ति रह रहा है वो हर किस्म की सीमा और प्रतिबंध की पूर्ण अनुपस्थिति की, भाई किसी भी प्रकार की कोई सीमा, कोई प्रतिबंध ना हो, ऐसी कल्पना तो कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता और करनी भी नहीं चाहिए। कुछ थोड़ी बहुत रोक टोक, थोड़े बहुत प्रतिबंध तो जरूरी है। अब आप कल को बोलो मैं तो स्कूल 10 बजे आना चाहता हूं हाँ, तो स्कूल वाले बोलेंगे भाई टाइम तो 8 बजे का, बोला नहीं मैं तो 10 बजे आना चाहता हूँ, मेरी फ्रीडम है। तो वहां रोक टोक जरूरी कि नहीं भाई सारे बच्चे 8 बजे आएंगे, सारे बच्चे 1 बजे जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं तो कुछ तो रोक टोक जो है वो जरूरी है। तो आप ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते कि बिना प्रतिबंध, बिना रोक टोक के जीवन होगा। ऐसे में यह तय करना जरूरी हो जाता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध नियोजित है और कौन से नहीं, किसको स्वीकार किया जा सकता है और किसको हटाया जाना चाहिए। तो अब यह बड़ा सवाल है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध नियोजित है, मतलब कौन से सामाजिक प्रतिबंध, कौन सी रोक टोक समाज लगाए वो सही है और कौन सी गलत है। दूसरा सवाल, कौन से को हमें स्वीकार किया जाना चाहिए और कौन से को हमें हटा दिया जाना चाहिए, मतलब कौन से ऐसे प्रतिबंध है जिसको समाज, सोसाइटी स्वीकार करे और कौन से ऐसे हैं जो प्रतिबंध, जो रोक टोक है उनको समाज को हटा देना चाहिए। तो पर यह बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है कि स्वतंत्रता के साथ कुछ ना कुछ तो प्रतिबंध, कुछ ना कुछ तो रोक टोक लगेगी, क्योंकि पूर्ण रूप से तो स्वतंत्र किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो ऐसी कल्पना नहीं कर सकते और ऐसा रियलिटी में हो भी नहीं सकता। ओके, व्यक्ति और समाज के बीच बने केंद्रीय संबंधों को समझकर ही यह जाना जा सकता है कि कौन से सामाजिक प्रतिबंध जरूरी। देखिए अब व्यक्ति और समाज, और जब यहाँ पे समाज की बात आ रही है ना, तो समाज में यहाँ पे राज्य भी है, सरकार भी है, ठीक है, पूरा जो समुदाय है, सोसाइटी है, वो भी है, सब है। तो अब यहाँ पर क्या है कि ये तो व्यक्ति और समाज के बीच में जो संबंध है उसको समझ करके ही जाना जा सकता है कि कौन सी रोक टोक लगानी चाहिए और कौन सी रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। जैसे भाई आज आप मुझसे बात करोगे, आप अपनी समस्या बताओगे, उसी के बाद तो मैं पता लगा पाऊंगा कि आपको क्या समाधान देना है, क्या सॉल्यूशन देना है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम पहले डॉक्टर को समस्या बताते हैं क्या होता है, फिर तो वो दवाई लिखता है, फिर तो वो चेक करता है। तो इसी प्रकार से हमें पहले समाज में और व्यक्तियों में कैसा संबंध है उस संबंध को देखना होगा और उस संबंध के बाद हमें ये चीज समझनी होगी कि कौन से प्रतिबंध, कौन से रोक टोक लगाने चाहिए और कौन से रोक टोक नहीं लगानी चाहिए। हमें व्यक्ति और समाज के बीच के रिश्तों की पड़ताल करने की जरूरत है। तो व्यक्ति और समाज के बीच में कैसे रिश्ते हैं उसकी पूरी, ठीक है ना, छानबीन पड़ताल करने की आवश्यकता है। यह देखना भी जरूरी होगा कि समाज का कौन सा लक्षण व्यक्ति को चयन, निर्णय, काम करने की स्वतंत्रता देता है और कौन सा नहीं। तो हमें यह देखना होगा समाज का कौन सा लक्षण या कौन सी जो गुण है, कौन सी बात है वो व्यक्ति को चयन करने का, किसी भी मामले में चयन करने का, कि साहब मैं ये चूज कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, तो किन किन मामलों में वो चयन करने का अवसर देता है, किन किन मामलों में वो डिसीजन, निर्णय लेने का और काम करने की स्वतंत्रता देता है या नहीं देता। मतलब आपको चयन करने की स्वतंत्रता, आपको निर्णय करने की स्वतंत्रता, आपको काम करने की स्वतंत्रता देता है या नहीं देता। तो कौन कौन सी जगह आपको चयन करने की, निर्णय करने की, काम करने की स्वतंत्रता है या नहीं है, तो वो हमें पहले देखना होगा।
स्वतंत्र होने का अर्थ उन सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कमतर करना है जो हमारी स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की क्षमता पर रोक टोक लगाए। हालांकि यह स्वतंत्रता का केवल एक पहलू है। तो स्वतंत्र सामाजिक प्रतिबंधों को कम से कम करना है। कौन से सामाजिक प्रतिबंधों को? जो हमारे स्वतंत्रता पूर्वक चयन करने की जो क्षमता है उस पर रोक टोक हो। मतलब चयन करने की, चूज करने की जो क्षमता है उस पर जहां जहां रोक टोक हो, ऐसे जो सामाजिक प्रतिबंध है उनको तो हमें कम से कम करना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। परंतु ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ स्वतंत्रता का एक पहलू है, स्वतंत्रता की एक साइड है। देखिए कोई भी चीज है ना, परिस्थितियों पर, स्थितियों पर निर्भर करती है। ठीक है, कि भाई परिस्थितियां क्या है, सिचुएशंस क्या है, कंडीशन क्या है, और उसी परिस्थिति, उसी सिचुएशन, उसी कंडीशन के हिसाब से कोई बात निकल करके आ सकती है। ठीक है ना, हम परिस्थिति देखे बिना कभी भी कुछ नहीं कह सकते। और एक पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये आपका स्वभाव होना चाहिए, नेचर होना चाहिए कि बिना कंडीशंस जाने हम कभी किसी राजनीतिक मुद्दे पर टिप्पणी नहीं करेंगे। हम बिना कंडीशन जाने ना किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे, ना उसके बारे में कुछ कहेंगे कि यार वो तो ऐसा करता है, ऐसा जीवन जीता है। नहीं, जब तक हमें परिस्थितियां नहीं पता हो हमें कुछ भी नहीं कहना चाहिए। तो वही बात यहाँ की। दूसरे शब्दों में स्वतंत्रता का एक सकारात्मक पहलू भी है। स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों को विस्तार देना चाहिए जिससे व्यक्ति, समूह, समुदाय या राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो सके। तो स्वतंत्र होने के लिए समाज को उन बातों का विस्तार देना चाहिए, मतलब उन बातों में स्वतंत्रता देनी चाहिए, उन बातों में पूरी फ्रीडम देनी चाहिए, उन बातों से पूरी रोक टोक हटा देनी चाहिए जिसमें व्यक्ति, समूह, समुदाय और राष्ट्र अपने भाग्य, दिशा और स्वरूप का निर्धारण करने में समर्थ हो। मतलब अपने भाग्य को बदलने में, राष्ट्र को आगे बढ़ाने में व्यक्ति ताकतवर हो, अपना सपना, अपनी आकांक्षा है जो पूरी कर सके, में भाग्य को बदलने की ताकत रख सके, ऐसी जगह पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, रोक टोक को कम से कम करना चाहिए। स्वतंत्र समाज वह होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ हो। तो स्वतंत्र समाज, एक फ्री सोसाइटी जो है वही होगी जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन मतलब जो हमारे फायदे की बात है, जो हमारे विकास में बड़े महत्वपूर्ण है, ऐसी बातों को संवर्धन मतलब बढ़ावा, ऐसी बातों को बढ़ा सके। मतलब साहब मैं ये काम करना चाहता हूं तो इस काम के लिए मुझे बढ़ावा मिले, तो वो कब मिलेगा? जब कम से कम मुझ पर प्रतिबंध हो, न्यूनतम प्रतिबंध हो। तो एक ऐसा समाज ही स्वतंत्र समाज होगा जहां पर व्यक्ति को विकास करने के लिए, अपना खुद का, राष्ट्र का विकास करने के लिए उसके पास कम से कम प्रतिबंध है, कम से कम रोक टोक होगी। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय और चयन कर पाते हैं। स्वतंत्रता को इसलिए बहुमूल्य, कीमती माना जाता है क्योंकि इससे हम निर्णय, डिसीजन कर पाते हैं और चयन कर पाते हैं। क्योंकि आप स्वतंत्र होंगे, आप फ्री होंगे ना, तभी आप क्या है, कोई चयन कर पाएंगे, कोई डिसीजन कर पाएंगे। आज आपके ऊपर कोई दबाव बना रहा है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कोई किसी व्यक्ति के यहाँ पे बंदूक लगा दे, अब बोल तेरा क्या इच्छा है ठीक है ना, अब बता, तो वो कोई इच्छा बता पाएगा? वो तो बेचारा स्वतंत्र ही नहीं है। उसको तो तुम डरा के बुला रहे हो कि हाँ हाँ तक तुझे ऐसा करना पड़ेगा। तो जब तक आप स्वतंत्र नहीं होगे, जब तक आप फ्री नहीं होगे ना, तब तक आप किसी चीज का चयन या निर्णय सही से नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो चयन और निर्णय करने के लिए फ्रीडम, स्वतंत्रता आवश्यक है। क्योंकि आप फ्रीडम होगे, आप पे किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी, तभी आप एक अच्छा चयन कर सकते हैं, एक अच्छा निर्णय, डिसीजन ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रतिबंधों के स्रोत। ये जो रोक टोक लगाई जा रही है कैसे कैसे लग सकती है? ठीक है, कैसे कैसे लग सकती है? स्रोत का मतलब है सोर्सेज। ठीक है ना, जैसे आज आपसे कोई पूछे कि भाई आप कहां से, आपके पढ़ने के सोर्सेज क्या क्या है, ठीक है, आप कहां से पढ़ते हो, तो आप कहोगे मैं किताब में से पढ़ता हूं, किताब में से समझ में नहीं आता तो बोले फिर लर्निंग आर्ट्स के चैनल से पढ़ता हूँ ठीक है ना, वहाँ पर काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। उसके बाद उनके एप्लीकेशन पे नोट्स अवेलेबल है, मैं वहाँ से पढ़ लेता हूँ। तो अब आपके पढ़ने के सोर्सेज क्या क्या हो गए? आपकी किताब हो गई, आपके स्कूल के टीचर हो गए, मैं हो गया, और जो है हमारे नोट्स है वो हो गए। तो ये आपके पढ़ने के सोर्सेज हैं, मतलब आप इन स्थानों से पढ़ सकते हैं। तो ये प्रतिबंध है ना, कहाँ से लग रहे हैं, कैसे कैसे ये प्रतिबंध, रोक टोक लग रही है, वो आइए वो देखते हैं। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व और भारी नियंत्रण से लग सकते हैं। तो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध प्रभुत्व और भारी नियंत्रण से लग सकते हैं। मतलब अब भाई भारी का मतलब यहां पर यह है कि मैं हूं, मेरे अलावा कोई भी किसी भी प्रकार का मुझ पर रोक टोक लगाए, वो भारी नियंत्रण है, वो भारी कंट्रोल है। मतलब
मैं हूं पर कंट्रोल मुझे और कोई कर रहा है। वो कह रहा है ऐसा कर, मैं वैसा कर दूं। वो बोलता है ऐसा मत करो, मैं वैसा नहीं कर रहा हूं। तो उसका प्रभुत्व है, मतलब वो मेरा मालिक बनकर के बैठा हुआ है, वो मुझ पर कंट्रोल कर रहा है। ये प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार द्वारा ऐसे कानून की मदद से लगाए जा सकते हैं जो शासकों की ताकत का प्रतिनिधित्व करें। तो ये प्रतिबंध कहां से लग सकते हैं? सबसे पहला तो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा लगाए जा सकते हैं। सरकार कैसे लगाएगी? सरकार कोई कानून बना देगी। अब सरकार ने कोई कानून बना दिया तो उस कानून के द्वारा क्या करेगी? अपना दबदबा बना कर रखेगी कि साहब ये काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, और शासक अपनी ताकत का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व दिखाएगा। देखो साहब मैं कितना पावरफुल हूं, तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आप हिटलर का उदाहरण देख लीजिए। हिटलर पहले जर्मनी का चुनाव लड़कर के आता है, जीतता है, फिर वो सारी व्यवस्था को बदल देता है और तानाशाह बन जाता है। स्वतंत्रता पर प्रतिबंध सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकते हैं। तो सामाजिक असमानता के कारण भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकते हैं। जैसे भारत में काफी समय तक छुआछूत की समस्या थी, ठीक है ना। तो अभी ये जो है ये रोक टोक थी, ये गलत थी, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये व्यक्ति को उसका विकास का मौका नहीं दे रही है कि नहीं साहब आप एक इस पर्टिकुलर समाज से बिलोंग करते हो इसलिए आप पढ़ नहीं सकते, आप इसलिए यहां आ नहीं जा सकते। तो ये गलत है। इन रोक टोकों को हटाया गया और हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 17 में जोड़ा गया कि अस्पृश्यता का अंत होगा, अनटचेबिलिटी बैन करी जाएगी, एबोलिशन होगा अनटचेबिलिटी का। तो सामाजिक, अब उस समय समाज ने ऐसी व्यवस्था क्रिएट करी जिससे कि साहब ये ऐसा नहीं कर सकते, ये ऐसा नहीं कर सकते। तो कुछ रोक टोक है वो वैसे भी सामाजिक असमानता के कारण भी हो सकती है। अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि जो सोर्सेज है वो कहां से सरकार के द्वारा लग सकता है, समाज में किसी प्रकार कोई असमानता हो उसके द्वारा लग सकता है। अब ये स्वतंत्रता जो है उस पर हम विचार पढ़ेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के विचार, ठीक है। तो नेताजी सुभाष चंद्र जी के क्या विचार हैं वो देखिए। स्वतंत्रता से मेरा आशय ऐसे सर्वांगीण स्वतंत्रता से है जो व्यक्ति और समाज की हो, अमीर और गरीब की हो, स्त्रियों और पुरुष की हो तथा सभी लोगों और सभी वर्गों की हो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि सर्वांगीण स्वतंत्रता, ठीक है। इसका मतलब क्या? तो कंप्लीट फ्रीडम। इस कंप्लीट फ्रीडम में कौन कौन आता है उनके लिए? बोले व्यक्ति के लिए भी हो, समाज के लिए भी हो। ऐसा ना हो कि आप किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता दे दो और किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं। जैसे मैं आज आपको एक बात बताऊं, जैसे मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर समाज ले लीजिए, चाहे किसी जाति आधारित, वर्ग आधारित, कोई भी ले लीजिए। अब किसी में जो अमीर है, जो ताकतवर है, और जो कमजोर है वो, तो अब जो अमीर ताकतवर वो ज्यादा फ्रीडम है, कमजोर जो वो नहीं। तो ये भी गलत है। सबको बराबर मिलनी चाहिए। तो व्यक्ति को भी मिले, हर समाज को, मतलब व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलने का मतलब है ये एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति पर मालिक बनने की कोशिश ना करे, उसका अत्याचार शोषण करने की कोशिश ना करे, एक समाज दूसरे पे करने की कोशिश ना करे। अमीर गरीब की स्वतंत्रता हो, सबको स्वतंत्रता, स्त्री पुरुष की हो, सभी लोगों की हो, सभी वर्गों की हो। ये विचार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के हैं। इस स्वतंत्रता का मतलब न केवल राजनीतिक गुलामी से मुक्ति होगा बल्कि संपत्ति का समान बंटवारा हो, जातिगत अवरोधों और सामाजिक असमानताओं का अंत हो तथा सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता का सर्वनाश भी होगा। तो यहां पर स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक गुलामी से मुक्ति नहीं है कि साहब ब्रिटिशर्स भारत छोड़ करके चले जाए, हम स्वतंत्र हैं। ये तो है, ये तो एक बड़ा मुद्दा है। उसके साथ साथ क्या हो? संपत्ति का समान बंटवारा हो, मतलब सबको बराबर संपत्ति मिले, सबको सोसाइटी में बराबर स्टेटस है वो मिल सके। ये जो जातिगत अवरोध है, ये जो सामाजिक असमानता है, इनका अंत होना चाहिए कि इस जाति के कारण आप ये काम नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं ऐसा वैसा। ये सारी जो समस्याएं, प्रतिबंध, ये हटने चाहिए। सामाजिक कोई भी असमानता है, चाहे जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, लिंग के आधार पर, अमीर गरीब के आधार पर, सारी असमानताओं का अंत होना चाहिए। सांप्रदायिकता का और धार्मिक असहिष्णुता का, इसका मतलब क्या होता है कि हम टॉलरेंट कर सके, ठीक है भाई, कोई वह धर्म वाले लोग वह काम कर रहे हैं, हाँ ठीक है आप करिए, वो कर रहे आप भी करिए, तो हम टॉलरेंट, ऐसा नहीं तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका भी असहिष्णुता का भी सर्वनाश होगा कि जहां पर आप ये देखेंगे नहीं साहब मेरा ही, मैं और हमारे ही जो व्यवस्था है वही सर्वोच्च है। अब आ जाइए स्वराज के विचार पर। स्वराज का विचार आप बड़े अच्छे से जानते हैं, कक्षा 10 में इतिहास पढ़ करके आए हैं, ठीक है ना। और इतिहास में आपने स्वराज की चर्चा जरूर करी होगी। और ये स्वराज और स्वतंत्रता कहीं ना कहीं दोनों कानों में जब बोले जाते हैं, एक तरफ से स्वराज, एक तरफ से स्वतंत्रता, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी सिमिलरिटी अपन को नजर आती है। लगता है कि यार भाई दोनों में एक ही बात है, तो कहीं ना कहीं एक ही बात है। ये स्वराज, ये वह शब्द है जो हमारी आजादी में एक बड़ा
मुद्दा बन करके रहा कि स्वराज स्वराज स्वराज, फिर 1929 के बाद पूर्ण स्वराज की बात उठती है। ये सब आप पढ़ करके आ चुके हो। और ये दोनों वर्ड स्वराज और स्वतंत्रता सिमिलर कैसे है वो देखो। स्वतंत्रता का मतलब क्या, खुद की व्यवस्था। स्वराज मतलब सेल्फ राज, खुद का राज, मेरे ऊपर मेरा राज होना चाहिए, तो ये स्वराज है। तो दोनों कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, पर ये स्वराज क्या जो विचार हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में रहा उसको देखते हैं। स्वराज का अर्थ स्व का शासन भी हो सकता है और स्व के ऊपर शासन भी हो सकता है। स्व का शासन मतलब मेरा शासन, और मेरे ऊपर शासन दोनों हो सकता है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही है? बाल गंगाधर तिलक ने कही है। स्वराज का आशय अपने ऊपर अपना राज्य भी है। स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं, ऐसी संस्थाओं से मुक्ति भी है जो मनुष्य को उसी मनुष्यता से वंचित करती हो। तो स्वराज का आशय अपने ऊपर राज्य है, ठीक है, और स्वराज केवल स्वतंत्रता नहीं है, ऐसी संस्थाओं से भी मुक्ति है। ऐसी संस्थाएं, ऐसे इंस्टीट्यूशन से भी मुक्ति है जो मनुष्य को मनुष्यता से, मतलब मनुष्य को मानवता से ही वंचित कर दे, मनुष्य को मनुष्य वाले अधिकार ना दे, तो ऐसी संस्थाओं को नहीं माना जाए, वह भी स्वराज है। वह भी तो इसीलिए तो ब्रिटिशर्स का विरोध हो रहा है। ब्रिटिशर्स मानव के साथ मानव वाला व्यवहार नहीं कर रहे, गलत व्यवहार कर रहे हैं, ठीक है। हमारे देश में आकर के अपना राज चला रहे हैं, तो देश हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, धन हमारा, ऐश मौज तुम्हारी नहीं चलेगी। तो इसीलिए तो स्वराज से ऐसी संस्था जो ब्रिटिश सरकार है उसको हटाने की मांग हो रही है। चलिए, तो ये जो बॉक्स की बातें थी वो भी अपन ने देख ली, शॉर्ट में देखिए क्योंकि वन शॉट है। अब बात करते हैं हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, ठीक है, कि हमें प्रतिबंध की आवश्यकता क्यों है। पर बच्चों, मैं जीवन में कहता हूं कि प्रतिबंध रोक टोक होना आवश्यक है। ये बात आपको यहां भी समझ में आ जाएगी, और व्यक्तिगत जीवन के हिसाब से कहता हूं रोक टोक है। और जीवन में कौन रोक टोक लगाता है ये मुझे नहीं पता, पर कम से कम आपके माता पिता कोई बात कहते हैं आप उसको मानिए। मैं देखिए हर जगह सही हो ये जरूरी नहीं, पर उनकी कुछ रोक टोक अगर वो लगा रहे हैं तो आप मानिए, वो आपके भविष्य के लिए, आपके भले के लिए कहते हैं। तो और जीवन में बड़े भाग्यशाली हैं बच्चों आप और मैं, जहाँ पर हमारे पास हमारे पापा का, मम्मी का फ़ोन आता है कि हाँ बेटा कितनी देर में आते हो। मैंने बहुत से लोगों को देखा जो फ़ोन काट देते हैं, अरे यार ये अलग ही दुखी करते हैं। वो हमारे भले के लिए करते हैं, नहीं जिनके माता पिता नहीं हैं, जिनके पास घर वाले फ़ोन नहीं करते हैं, वो दुखी होते हैं, अरे यार काश मेरा भी कोई होता, मुझे फ़ोन करके पूछता कितनी देर में आएगा बेटा। तो हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। और मैं फिर एक ही बात कहता हूं कि हमें जो मिला है ना उसमें खुश रहना जीवन में सीखिए, ठीक है ना। तो जो कुछ प्रतिबंध वो लगा रहे हैं उन प्रतिबंधों को स्वीकार करिए। हाँ, आप अपना उसमें विकास कर सके ऐसे ही प्रतिबंध हो तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। हमें कुछ प्रतिबंधों की तो जरूरत है, अन्यथा समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। अगर हम कुछ प्रतिबंध नहीं लगाएंगे ना तो समाज अव्यवस्था की तरफ, मतलब कोई व्यवस्था नहीं होगी, समाज अव्यवस्था की गर्त में पहुंच जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण दिया, अब स्कूल में प्रतिबंध नहीं लगाया कि साहब 8 बजते ही, अगर 8 बजे तक कोई नहीं पहुंचा तो उसको घर भेज दिया जाएगा, ये प्रतिबंध है, ये प्रतिबंध है। क्योंकि अगर नहीं लगाया तो कोई, अब टीचर तो बेचारा 8 बजे आ गए, 8 बजे वाली क्लास में कोई 2 बच्चा बैठा है, फिर 10 बजे 5 हो गए, फिर कोई 12 बजे की क्लास में आकर के बैठ के 10 बैठ रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी होगा, तो कोई व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी। तो अव्यवस्था में ना जाए समाज, हमारा देश, उसके लिए क्या होता है, कुछ प्रतिबंध रोक टोक आवश्यक होते हैं। लोगों के बीच मत मतांतर हो सकते हैं, उनकी महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है, वे सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। अब देखिए, लोगों के बीच में मत मतांतर हो सकता है, मतलब उनके व्यूज, उनके आइडियाज अलग अलग हो सकते हैं। तो हो सकता है वो उन आइडियाज, उनके चक्कर में लड़ ले, तो इसलिए जरूरी क्या है कि साहब लड़िए मत, आप इन बातों का प्रतिबंध है। महत्वाकांक्षाओं में टकराव हो सकता है कि साहब नहीं मेरी तो ये इच्छा है, दूसरा बोले मेरी ये इच्छा है, तो जिसकी इच्छा संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में रहेगी उन्हीं की पूरी होगी। तो प्रतिबंध इसलिए भी जरूरी है। सीमित साधनों के लिए प्रतिस्पर्धी हो सकती है, जो साधन सीमित है, लिमिटेड है, उनके लिए लोग लड़ झगड़ सकते हैं, कंपटीशन हो सकता है, तो भी प्रतिबंध जरूरी है। आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, जीने के अपने तरीके विकसित करने और अपनी इच्छाओं का पालन करने में समर्थ होना चाहिए। तो आदर्श रूप में एक मुक्त समाज में हमें अपने विचारों को बनाए रखने, मतलब हम हमारे विचार बनाए रखें। मैं जैसा सोचता हूं, मैं जैसा मानता हूं, उन विचारों को मैं बनाए रख सकूं, मतलब उनको मैं मान सकूं। जीवन जीने के अपने तरीके विकसित करने और मैं अपने हिसाब से जीवन जी सकूं, और अपनी इच्छाओं को पालन करने में समर्थ होना चाहिए, और मैं अपनी इच्छाओं को पालन कर सकूं, उनको पूरा कर सकूं, इसमें भी समर्थ होना चाहिए। वह एक आदर्श रूप का एक मुक्त समाज होगा। हमें कुछ विचार या जीवन शैली अस्वीकार्य या अवांछित लग सकते हैं,
ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि एक समूह के विचारों को दूसरे पर आरोपित किए बिना आपसी अंतरों पर चर्चा और वाद विवाद हो सके। तो हो सकता है कोई जीवन शैली, कोई लाइफ स्टाइल, कोई विचार हमें अस्वीकार्य लग सकता है, ठीक है, हमें स्वीकार ना हो, अवांछित लग सकता है, जिसको हम नहीं चाहते हो, ऐसा हो सकता है ना। कोई विचार हो सकता है, कोई जीवन शैली हो सकती है, ठीक है, जिसको अपन लोग नहीं चाहते हो। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे कानूनी और राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या हो, कुछ कानूनी या राजनीतिक प्रतिबंध होने चाहिए, रोक टोक होने चाहिए। किस बात की रोक टोक है कि साहब एक समूह दूसरे समूह पे अपने विचार ना थोपे, एक व्यक्ति दूसरे पे ना थोपे, और सही तरीके से वाद विवाद कर सके, सही तरीके से बातचीत कर सके। और इस बात की रोक टोक है कि साहब आप किसी प्रकार का झगड़ा ना करें और अपने विचारों को दूसरों पर ना थोपे। बदतर स्थिति में हमें किसी के विचारों से एक रूप हो जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। कभी कभार यह भी हो सकता है कि कोई हमें अपने विचारों से एक रूप होने के लिए बाध्य करे, मतलब खुद के विचार मानने के लिए प्रेशर बनाए। नहीं साहब, हम जो बोल रहे हैं हमारे बात मानो, ठीक है, हम जो कहते हैं वही सही है, हमारे विचारों को मानिए, हम जो मानते हैं वैसा ही आप मानिए, ठीक है ना। तो उसके लिए बाध्य कर सकता है। इसलिए भी प्रतिबंध जरूरी है, क्योंकि जिसको बाध्य किया जा रहा है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए, उसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि हाँ साहब तू तेरे विचार है, तू तेरे विचार मान सकता है, मस्त रहे, किसी के विचारों में प्रेशर में आने की आवश्यकता नहीं है। अब आ जाते हैं एक नया विचार जिसका नाम है उदारवाद। एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उदारवाद को सहनशीलता के मूल्य के साथ जोड़कर देखा जा सकता है, ठीक है। देखिए एक राजनीतिक विचारधारा में देखिए कि उदारवाद है, जो व्यक्ति उदार है, जो लिबरल है, उसका मतलब कहीं ना कहीं वो सहनशील है। सहनशील होने का मतलब है उसमें किसी चीज को सहन करने की ताकत। आपने उसको बोल दिया, कोई बात नहीं, वो मुस्कुरा करके जवाब दे रहा है। आपने सामने वाले व्यक्ति को कुछ सामने गलत बोल दिया और कह दिया, फिर भी वो सहन कर रहा है, कोई बात नहीं, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात। तो सहन कर मतलब फिर हम क्या कहेंगे, उदार है, लिबरल है, क्योंकि उसमें सहन करने की ताकत है। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि आपके कोई दोस्त या कभी कभार आप भी कहते हो मेरे माता पिता बड़े उदार हैं, मतलब बड़े लिबरल हैं, कठोर नहीं, स्ट्रिक्ट नहीं, ये ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं बोलते हैं, कर ले बेटा कोई बात नहीं, मतलब कहीं ना कहीं उनमें जो आप कर रहे हैं उस काम को सहन करने की क्षमता, ठीक है, कर लें तो बेटे, बच्चे की खुशी अपनी खुशी। कभी कभार आपने देखा होगा कोई टीचर ऐसे होते हैं मेरे जैसे मासूम से ठीक है ना। तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो आप लोग बोलते हैं सर आज मत पढ़ाइए, कोई बात नहीं बेटा, चलो नहीं पढ़ाते, सर प्लीज आज टेस्ट को कैंसिल कर दीजिए, सर कर दिया बेटा जाओ, तो सहन कर रहे हैं, चलो यार बच्चे कह रहे हैं एक दिन नहीं पढ़ाते तो नहीं पढ़ाते, चलो बच्चों ने कहा टेस्ट कैंसिल तो कैंसिल। तो आप क्या कहोगे, हमारे सर स्ट्रिक्ट नहीं है, हमारे सर बड़े ही लिबरल है, बड़े ही अच्छे हैं। तो मतलब कहीं ना कहीं उदारवाद का अर्थ है कि सहन करने की शक्ति है, सहनशीलता है उस व्यक्ति में। उदारवादी चाहे किसी व्यक्ति से असहमत हो तब भी वे उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है, ये हमें भी हमारे जीवन में अपनानी चाहिए कि जो उदारवादी होगा ना, वह चाहे किसी व्यक्ति के विचारों से असहमति क्यों ना हो, उसको पता है ये व्यक्ति जैसा मैं सोचता हूं हमेशा उसके खिलाफ ही बोलता है, जो मेरी विचारधारा है हमेशा उस विचारधारा के खिलाफ ही बोलता है। उसके बावजूद भी वो इस चीज का पक्षधर है कि नहीं साहब उसके विचार दबाए नहीं जाने चाहिए, वो जो बोलना चाहता है वो बोल सके, जो वो सोचता है वो बोल सके। तो यही बात कही गई, चाहे वो किसी व्यक्ति के विचारों से असहमति क्यों ना हो, फिर भी वो उसके विचार और विश्वास रखने और व्यक्त करने के अधिकार का पक्ष लेंगे। अगर कभी उसके विचारों को, उसके विश्वास को, उसकी अभिव्यक्ति को दबाने की कोशिश होगी तो वो कहेगा नहीं साहब गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। इसको भी अधिकार मिलना चाहिए कि ये बोल सके, ये अपने विचार रख सके, अभिव्यक्त कर सके, चाहे ये मेरे खिलाफ ही क्यों ना बोल रहा हो, चाहे ये मेरी विचारधारा, मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ ही क्यों ना बोल रहा हो। आधुनिक उदारवाद की विशेषता है कि इसमें केंद्र बिंदु व्यक्ति है, और आधुनिक जो उदारवाद है ना, उसमें जो केंद्र बिंदु है ना वो व्यक्ति है बच्चों। मतलब एक एक व्यक्ति पे फोकस करा गया है कि साहब कुछ डिसीजंस व्यक्ति ही ले सके, कुछ डिसीजन इंडिविजुअल जो है वही ले सके, उसको बिल्कुल फ्रीडम माना गया है। उदारवादी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समानता जैसे अन्य मूल्यों से अधिक वरीयता देते हैं। वे आमतौर पर राजनीतिक सत्ता को भी संदेह की नजर से देखते हैं, और जो उदारवादी व्यक्तिगत होते हैं ना, वो स्वतंत्रता को ज्यादा इंपॉर्टेंट मानते हैं एज कंपेरिजन टू समानता। और यहाँ पे व्यक्ति की स्वतंत्रता पे ज्यादा जोर देते हुए वो क्या कहते हैं, जैसे मान लीजिए कि शादी का समय होता है तो ठीक है, तो शादी के समय में चॉइस होनी चाहिए व्यक्ति को कि साहब वो अपनी मर्जी से शादी करे, वो जिस लड़की से चाहे या वो जिस लड़के से चाहे। तो वो कहते हैं कि नहीं साहब हाँ, इच्छा के हिसाब से जो अपनी इच्छा से करना चाहे वो कर सके।
अपने हिसाब से जो कपड़े पहनना चाहे व्यक्ति वो पहन सकता है। तो बोले ये व्यक्ति है, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, व्यक्ति की फ्रीडम है इस प्रकार से। और कभी कभार जो उदारवादी होते हैं वो राजनीतिक सत्ता को संदेश से देखते हैं, जो राजनीतिक सत्ता है उसको संदेश देखते हैं। उनका ये मानना है कि जो पॉलिटिकल पावर होती है ना, ये क्या करती है, काफ़ी हस्तक्षेप करती है, काफ़ी रोक टोक लगाती है। तो इसलिए क्या है, ये ठीक नहीं है, तो इनको कम रोक टोक लगानी चाहिए। और कहीं ना कहीं उदारवाद थोड़ा सा पूंजीवादी भी होते हैं, ठीक है, जो ये मानते हैं कि नहीं साहब ओपन इकोनॉमी होनी चाहिए, तो वहाँ वस्तुओं का आना जाना होना चाहिए, सरकार कम से कम हस्तक्षेप करे, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। तो ये लोग सरकार को थोड़ा सा संदेह की नज़र से देखते हैं। पर कुछ पिछले दशकों में इन लोगों ने भी इस चीज़ को मान लिया है कि सरकार का हस्तक्षेप होना जरूरी है। ऐतिहासिक रूप से उदारवाद ने मुक्त बाजार और राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया है। अगर ऐतिहासिक रूप से मतलब आप इतिहास में देखेंगे तो उदारवाद ने हमेशा मुक्त बाजार को सपोर्ट करा है। मतलब बाहर से कोई सामान आया है, हमारा सामान कहीं भी जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्राइवेट को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, ठीक है, इन सबको। राज्य की न्यूनतम भूमिका का पक्ष लिया, राज्य का कम से कम, मतलब सरकार का कम से कम रोल है, लॉ एंड ऑर्डर संभाले, कानून व्यवस्था को संभाले, कानून बनाए, मस्त रहे, टैक्स वैक्स ले, क्या बनाना है, क्या उत्पादन करना है ये तय ना करे, कैसे करना है, किसके लिए करना है ये सरकार तय ना करे, ये मार्केट पर छोड़ दिया जाए। परंतु हालांकि अब वे कल्याणकारी राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं। तो उदारवादी अब इस बात को मानते हैं कि कल्याणकारी राज्य की भूमिका जरूरी है, मतलब ऐसा राज्य, ऐसी सरकारें हो जो कि समाज के कल्याण के लिए सोचे और उसके लिए उनको हस्तक्षेप करना पड़े तो उनको करना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं उदारवादी भी इस बात को मानते हैं कि थोड़ा बहुत सरकार का हस्तक्षेप बड़ा आवश्यक है। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट पे, जिसको हम लोग कहते हैं हानि सिद्धांत। क्या कहते हैं, हानि सिद्धांत, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, हार्म प्रिंसिपल जिसको कहा गया है। क्या कहा गया है, हार्म प्रिंसिपल, हानि सिद्धांत। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपने निबंध ऑन लिबर्टी में बहुत प्रभावपूर्ण तरीके से उठाया। राजनीतिक सिद्धांत के विमर्श में इसे हानि सिद्धांत कहा जाता है। देखिए, जॉन स्टुअर्ट मिल ब्रिटेन के एक राजनीतिक सिद्धांतकार आप कह सकते हैं, जिन्होंने अपने निबंध में ऑन लिबर्टी जिसका नाम दिया गया है उसमें इन्होंने इस मुद्दे को उठाया। देखिए, अभी तक हम लोग पढ़ करके आ चुके हैं, पर अभी तक मन में ये सवाल, ये डाउट है कि कौन से प्रतिबंध उचित है और कौन से प्रतिबंध गलत है ना। अभी तक ये बात हमें समझ में आ गई कि स्वतंत्रता में बाहरी प्रतिबंधों का अभाव भी होना चाहिए और अपने विकास के लिए, अपना विकास कर सके व्यक्ति, वो भी जरूरी है। और हम ये भी मानते हैं कि कुछ प्रतिबंध भी जरूरी है, पर अभी तक हम इस बात को लेकर के कंफ्यूजन में हैं कि कौन से प्रतिबंध होने चाहिए और कौन से प्रतिबंध नहीं होने चाहिए, ठीक है ना, कहां प्रतिबंध लगाने चाहिए और कहां नहीं लगाने चाहिए। तो अब यहां पर जो जॉन स्टुअर्ट मिल की जो हानि सिद्धांत है, हार्म प्रिंसिपल है, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये अब आपसे वन वर्ड में, 1 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है कि ऑन लिबर्टी किसका निबंध है, जॉन स्टुअर्ट मिल का है। हानि सिद्धांत किसमें दिया है, उन्होंने ऑन लिबर्टी में दिया है। किसने दिया है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने दिया है। तो अलग अलग प्रकार से घुमा फिरा करके ये सवाल आपके पास आ सकता है। सिद्धांत यह है कि किसी के कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य आत्मरक्षा है। देखिए, पहले ही बात तो यहाँ पे लक्ष्य को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कभी कभी फॉन्ट के कारण गलत हो जाता है, लक्ष्य ऐसे ही लिखा जाता है। तो इन्होंने क्या कहा कि सिद्धांत, ये हानि सिद्धांत क्या कहता है कि किसी कार्य करने की स्वतंत्रता में व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से हस्तक्षेप करने का एकलौता लक्ष्य क्या है, आत्मरक्षा। सभ्य समाज के किसी सदस्य की इच्छा के खिलाफ शक्ति के औचित्यपूर्ण प्रयोग का एकमात्र उद्देश्य किसी अन्य को हानि से बचाना हो सकता है। तो ये क्या कहते हैं कि प्रतिबंध, रोक टोक या अपनी ताकत का इस्तेमाल कब करें, सिर्फ और सिर्फ आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस, खुद की रक्षा के लिए, खुद को बचाने के लिए, और कोई हानि हो रही है उस हानि से बचाने के लिए। मतलब कोई भी रोक टोक, कोई भी प्रतिबंध तभी लगना चाहिए, तभी कोई बड़ा एक्शन लेना चाहिए जब हमें आत्मरक्षा का मुद्दा उठ रहा हो या किसी को बचाने की बात हो रही है। ये बात जॉन स्टुअर्ट मिल अपने हानि सिद्धांत, हार्म प्रिंसिपल में कह रहे हैं। मतलब जॉन स्टुअर्ट मिल ये कह रहे हैं कि अगर हमें किसी को हानि से बचाना है, अगर हमें किसी को हार्म से, किसी को लॉस से बचाना है, तो ही प्रतिबंध हो, तो ही रोक टोक हो, बाकी तो नहीं होने चाहिए। हमें तभी बात करनी चाहिए इसकी जब हम आत्मरक्षा की बात कर रहे हैं, खुद को बचाने की बात कर रहे हैं, सोसाइटी, समाज को बचाने की बात कर रहे हैं। मिल ने सहसंबंध और परसंबंध कार्यों में अंतर बताया। तो अब मिल ने सहसंबंध और परसंबंध, ये क्या होते हैं सहसंबंध और परसंबंध। सहसंबंध का मतलब, संबंध का मतलब आप समझते हैं ना, रिलेशन। सह मतलब खुद, खुद से रिलेशन, खुद से संबंध। किसका, जो काम मैंने किया उसका प्रभाव सिर्फ मुझ पे पड़ेगा।
जो काम मैं कर रहा हूं उसका प्रभाव मुझ पर पड़ेगा, तो फिर दूसरे को क्या समस्या भैया? दूसरे को क्या समस्या है मुझे आकर के बताने की, मुझे ज्ञान देने की, मुझसे लड़ने की, झगड़ने की? नहीं, मैंने काम करा, मेरे पे प्रभाव पड़ा, आप पे जब प्रभाव नहीं पड़ा तो फिर क्यों बोल रहा आप? और पर संबंध वो है जो मतलब मेरे कुछ करने से सोसाइटी पर भी इफेक्ट हो रहा है। अब मैं रात को 12 बजे 2 बजे तक जोर जोर से डीजे बजाऊं फुल वॉल्यूम में, पूरी सोसाइटी धर 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 कांप रही है, तो भैया वहां तो वो मुझे विचार में बोलेंगे, बोले भैया आप जागो 2 बजे तक 4 बजे तक, इसकी वॉल्यूम थोड़ी कम कर लो, सुनो, आप ईयरफोन लगा लो, आपके कान खराब हो गए पर हमें तो सोने दो। तो अगर हमारे ऐसे कामों से दूसरों को नुकसान होता है वो पर संबंध है, और बाकी जब हम काम कर रहे हैं उसका प्रभाव सिर्फ हम पर हो रहा है वह सह संबंध है। सह संबंध वे कार्य हैं जिनके प्रभाव केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं, जबकि पर संबंध कार्य वे हैं जो कर्ता के अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव डालते हैं। तो सह संबंध वे कार्य हैं, मतलब वह काम है जिनका प्रभाव सिर्फ केवल इन कार्यों को करने वाले व्यक्ति पर ही पड़ता है, मतलब जो इन कार्यों को करता है उसी पर ही प्रभाव पड़ रहा है, वह क्या है? सह संबंध है। और पर संबंध क्या है? वे कार्य हैं जो कर्ता मतलब जो करने वाला है उसके अलावा बाकी लोगों पर भी प्रभाव पड़ता है। मिल का तर्क है कि सह संबंध कार्य और निर्णयों के मामले में राज्य या किसी बाहरी सत्ता को कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। तो मिल कहते हैं कि जो सह संबंध कार्य है ना, उसमें राज्य को या किसी बाहरी सत्ता को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि जब उस व्यक्ति को काम कर करके सिर्फ उसी पर ही प्रभाव हो रहा है, किसी दूसरे को हानि पहुंचा ही नहीं रहा है, तो फिर क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? क्यों उसमें रोक टोक लगाई जा रही है? मत लगाइए ना रोक टोक, क्योंकि उसका सोसाइटी पे कोई प्रभाव पड़ नहीं रहा, हानि हो नहीं रही है। जब नहीं हो रही है तो फिर करने दीजिए उसको, तो स्वतंत्रता, क्योंकि उसका भी है, वो कुछ करना चाहता तो वो कर रहा है तो कर लेने दीजिए, क्योंकि उसका प्रभाव सिर्फ उसी पे पड़ रहा है, कोई दूसरे पे नहीं पड़ रहा है। जो दूसरों पर असर डालते हैं या जिनसे बाकी लोगों को कुछ हानि हो सकती है, भारी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। अब ये कहते हैं कि अगर दूसरों पे कोई असर डालते हैं या किसी दूसरों को कुछ हानि होती है तो उस पर जरूर प्रतिबंध या रोक टोक लगाए जाने चाहिए। पर अगर ऐसे कार्य हैं जो सह संबंध है तो फिर उन पर रोक टोक नहीं होनी चाहिए। पर अगर कोई दूसरों को उन कार्यों के कारण किसी दूसरे को हानि पहुंचती है, नुकसान पहुंचती है, तो वहां पर राज्य को 100% प्रतिबंध लगाने चाहिए। अब सवाल यह आता है कि प्रतिबंध भी कैसा? प्रतिबंध भी कैसा? अब आज एक बात बताइए, कोई व्यक्ति है जो खूब जोर जोर से डीजे बजा रहा है, खूब जोर जोर से कर रहा है, तो क्या उसके लिए एक बार में जाकर के पुलिस को बुला लिया, उनके सारे घर वालों को गिरफ्तार करवा के FIR फाइल लिखवा दी, कोर्ट में बोल के सजा दिलवा दी? ऐसा करना चाहिए? बोले नहीं। बोले एक और रिक्वेस्ट कर लो, एक और रिक्वेस्ट। मैं ये हमारे खुद की रियल लाइफ का बता रहा हूँ। जब हम लोग छोटे थे, हम 9th-10th में थे, तो हमारे 2 गली छोड़ कर करके हमारे घर से, मतलब वो मॉर्निंग में सुबह 7 बजे से ही क्या करा करते थे कि ये ना भजन चला लिया करते थे, जोर जोर से गजब के भजन। फिर 8-9 बजे बाद तो फिर और भी बढ़िया गाने चलाते थे, ठीक है ना, ऐसा होता था। अब वह सुबह का क्या टाइम होता था? पढ़ने का टाइम होता था। और वो थोड़े से जो लोग थे ना, वो थोड़े खतरनाक से लोग थे तो उनके कॉलोनी में कमी संबंध थे, कमी मतलब। पर फिर पापा ने बोला यार ऐसे तो बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। और देखो, हमेशा जिनके लिए सोसाइटी ने जैसी सोच बना रखी हो वैसे ही हो, वो जरूरी नहीं है। उस दिन ये बात भी पता चली, तो पापा उनके पास गए तो बोला उनको, आंटी जी रहते थे वहाँ पे, बोले ऐसी ऐसी बात है, बच्चों के एग्ज़ाम हैं तो थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके चला लो, भजन बहुत अच्छे चलाते हैं आप, पर थोड़ा सा आवाज़ कम करके, और बाकी चाहिए 1-2 महीना निकल जाए फिर आप बजाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो वो व्यक्ति ये कहती है, बोला भाई साहब मुझे आज तक ये बात नहीं पता चली कि इतनी जोर से बजा रही हूँ कि मैं वहां 2 गली तक छोड़ करके आवाज जा रही। बोले मैं माफी मांगती हूँ, मुझे सच में इसके लिए माफी। तो जहां तक आज तक हम सब लोग सोच के बैठे थे यार वो तो व्यक्ति बेकार हैं, वो लोग तो खराब होंगे, नहीं, बेचारे जाते ही बेचारे बड़े बोले, विनम्रता के साथ बोला भाई साहब सच में मुझे नहीं पता था कि 2 गली छोड़ के वहां तक आवाज जा रही है, मैं आज ही कम कर देती हूँ, मैं बंद कर देती हूँ, आज कम कर लूंगी, 2 महीने की बात है, और बाकी फिर मैं चलाऊंगी तो भी धीरे ही चलाऊंगी, ठीक है, और चाय वाय भी पिलाई पापा को ठीक है। तो मतलब ये क्या है कि अगर आप वहां जाके आग्रह कर लेंगे, रिक्वेस्ट कर लेंगे, तो वो मान जाते तो बड़ी बात है, नहीं मानते तो 2-3 बार थोड़ा समझाइए और नहीं होता फिर थोड़ा सा आप एक्शन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो प्रतिबंध भी किस प्रकार का हो ये भी थोड़ा सा हानि पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी बात हुई और उसी पर आपने बड़ा प्रतिबंध लगा दिए। स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता है। तो स्वतंत्रता से जुड़े मामलों में राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे कार्य करने से रोक सकता है जो किसी अन्य को नुकसान पहुंचाता हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाता हो। प्रतिबंध लगाने के लिए जरूरी है कि किसी
को होने वाली हानि गंभीर हो मतलब बहुत बड़ी हानि हो, कोई बहुत बड़ा लॉस हो, बहुत बड़ा नुकसान हो, तो ही कोई प्रतिबंध भी बड़ा होना चाहिए। ये छोटे छोटे नुकसान हैं और इनके लिए केवल सामाजिक असहमति दर्शाना काफी होगा। कुछ छोटे छोटे नुकसान हैं, उनके लिए आप सामाजिक असहमति दर्शा दोगे ही काफी होगा। मतलब जैसे अब मान लीजिए कहीं बहुत जोर से बजाया जा रहा है डीजे डेक, तो आप क्या करेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, फिर आप सारे जो सोसाइटी वाले लोग हैं आप उनके साथ संबंध तोड़ देंगे, उनके साथ बातचीत करना, ये धीरे धीरे कर सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या, अगर फिर भी नहीं माने तो फिर आप थोड़ा एक्शन ले सकते हैं, प्रशासन की मदद ले सकते हैं। किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी शक्ति से प्रतिबंध केवल तभी लगाना चाहिए जब वे निश्चित व्यक्तियों को गंभीर नुकसान पहुंचाए, अन्यथा समाज को स्वतंत्रता की रक्षा के लिए थोड़ी असुविधा सहनी चाहिए। अब किन्हीं कार्यों पर संबंध पर कानूनी प्रतिबंध भी तभी लगाने चाहिए जब व्यक्तियों को कोई गंभीर नुकसान पहुंचा रहे हैं, जब गंभीर ही नुकसान हो रहा है, कोई व्यक्ति किसी को मार ही रहा है, फिर वो बोला नहीं साहब उसकी इच्छा थी स्वतंत्रता थी मारने की, नहीं, गलत बात, फिर तो प्रतिबंध लगना चाहिए, रोक टोक लगने ही चाहिए। कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं लेकिन जरूरी है कि वे समुचित हो और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसा जाए। तो कुछ प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए पर वो समुचित होने चाहिए, मतलब बिल्कुल ठीक होने चाहिए, और तर्क की कसौटी पर उनको कसा जाए, मतलब तर्क, उनमें रीजंस होने चाहिए, उनमें आइडिया होना चाहिए। ऐसे हवा की बात नहीं है, लगा दे, कुछ उसके पीछे बड़ा गजब का रीजन होना चाहिए कि हाँ साहब ये जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है इसके पीछे ये कारण है, इसके पीछे ये रीजन है। तो वैलिड जो रीजन होगा ना वो रीजन दिया जाए और फिर वो प्रतिबंध लगा दिया जाए। और मैं आपको भी जीवन में कहता हूं, आप तर्कशील बनिए, आप सोच समझ करके फैसले लेने वाले व्यक्ति बनिए। आप हर मुद्दे पर अपने भावों के हिसाब से डिसीजन मत लीजिए, आप ये देखिए कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। आप जितने ज्यादा तर्क देंगे उतने ही ज्यादा आपको दुनिया बुद्धिमान मानेगी। नोट, हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ऐसी आदत तो स्वतंत्रता को खतरे में डाल देगी। तो हमें प्रतिबंध जो लगाने की आदत है उसको विकसित नहीं होने देना चाहिए क्योंकि ये तो हमारी स्वतंत्रता, हमारी फ्रीडम को ही क्या करेगी, खतरे में डाल देगी, हमें स्वतंत्रता को ही छीन लेगी। तो कम से कम प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए और प्रतिबंध तभी लगाए जाने चाहिए जब हम काम किसी दूसरे को हानि पहुंचा रहे हो और वो हानि भी गंभीर हो। अब आ जाइए सकारात्मक एवं नकारात्मक स्वतंत्रता पर। कौन सी स्वतंत्रता है, सकारात्मक और नकारात्मक। पहले बात कर लेते हैं नकारात्मक स्वतंत्रता। उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुलंघनीय हो, जिसमें वो जो होना, बनना, करना चाहे हो सके, बन सके और कर सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है, जहां पे व्यक्ति अनुलंघनीय हो, मतलब उल्लंघन ना कर सके, ठीक है, और जिसमें वह जो होना, बनना, करना चाहे हो सके, बन सके, कर सके। तो जो वो बनना चाहता है, जो करना चाहता है, कर सकता है, वो करे, ये उसको छूट हो। ये ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी भारी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर भारी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा। मतलब अगर मैं खुद की मर्जी से कोई प्रतिबंध लगा लेता हूं तो ठीक है, बट अगर कोई बाहर से कोई प्रतिबंध लगाए तो वो नकारात्मक स्वतंत्रता में नहीं आएगा। हमें जो मानने की जरूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात कहती है जो अनुलंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। तो नकारात्मक स्वतंत्रता एक ऐसी परंपरा है जहां पर अनुलंघनीय हो, जिसमें व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके, मतलब जैसा वो सोचता है वैसा वो बता सके, जैसे विचार उसके दिमाग में वैसे विचार रख सके, जैसा वो करना चाहता है वैसा कर सके, जैसा वो बनना चाहता है वैसा वो बन सके। ये नकारात्मक स्वतंत्रता में आता है। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है। तो नकारात्मक स्वतंत्रता यह बताती है व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकता है, इसके लिए किन किन चीजों के लिए वो मुक्त है, फ्री है। फिर आ जाइए सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता का एक बड़ा लंबा इतिहास है जिसमें इन बड़े बड़े महापुरुषों का नाम आया है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। तो सकारात्मक का है जो है व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है कि भैया वहां पे व्यक्ति और समाज को जोड़ करके देखा गया कि समाज क्या प्रतिबंध लगा रहा है, उस पर व्यक्ति पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, व्यक्ति के किसी काम से समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, तो उसके इन दोनों के संबंधों को देखा गया है, ठीक है ना। व्यक्ति गरीबी अथवा बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। तो ये कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति गरीबी और बेरोजगारी के कारण अवरुद्ध ना हो, उसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिए जो भी साधन है वो सारे साधन उसको मिलने चाहिए।
सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं, और इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करे जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करे। देखिए, अब सकारात्मक स्वतंत्रता वाले ये मानते हैं कि भैया व्यक्ति जो है ना समाज में ही क्या है, स्वतंत्र हो सकता है और समाज में ही सुरक्षित हो सकता है। मत ऐसा नहीं है कि हम भागने की कोशिश करें, साहब यहाँ ऐसा गलत होता है मैं ये छोड़ करके भाग, नहीं, सुधार की कोशिश हो, ठीक है, और समाज में कम से कम प्रतिबंध लगाने का हो, मतलब, और ऐसे प्रतिबंध तो बिल्कुल ही नहीं होने चाहिए जो विकास, मानव का विकास करते हो, मानव को आगे लेकर के चलने का काम करते हो। तो यही कहते हैं कि समाज में ही व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है, समाज में ही व्यक्ति फ्री हो सकता है। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रता साथ साथ चलती है और एक दूसरे का समर्थन करती है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता के तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को नियोजित सिद्ध करने की कोशिश करें। तो जनरली दोनों स्वतंत्रताएं साथ साथ चलेंगी, एक दूसरे का समर्थन करती है, पर जो निरंकुश शासक होते हैं, जिन पे कंट्रोल नहीं होता है, तानाशाही जैसे जो शासक होते हैं, वो कभी कभार क्या सकारात्मक स्वतंत्रता का मतलब कुछ प्रतिबंध लगाने की जो बात है, इसको ऐसे मान करके चला सकते हैं कि भैया हमें हमारा रूल चलाना, ये प्रतिबंध लगा दे, बोले तो सही है, ये तो जरूरी है, ये तो जरूरी है इसलिए लगा दे, पर वो चाहते क्या, सिर्फ और सिर्फ अपना रूल चलाना चाहते हैं और कुछ भी नहीं, तब उस समय वो गलत हो जाएगी। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे लास्ट टॉपिक पे, जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आपको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम पहले चैप्टर से, चैप्टर 1 से अपने पढ़ा था कि मानव दो चीज़ों में यूनिक है, पहला उसके पास भाषा है और दूसरा उसके पास उसको अभिव्यक्त, पहला उसके पास विवेक है और दूसरा उस विवेक जो सोच रहा है, समझ रहा है, उसको अभिव्यक्त करने के लिए उसके पास भाषा है। आज हम लोग एक्सप्रेस अनेक अलग चीज़ों में कर सकते हैं। हम पोस्टर बना करके मैं आपको दिखा दूं, आप उससे समझ जाएंगे, ठीक है ना। मैं बोल करके बता सकता हूँ, कोई व्यक्ति है ना इशारे कर करके बता सकता हूँ। तो अभिव्यक्त करने की जो आज़ादी है अलग अलग तरीके से हो सकती है और होनी सबके पास चाहिए ही। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हस्तक्षेप की लघुत्तम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का मतलब इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप मतलब इंटरफेयर नहीं करना, किसी प्रकार का रोक टोक ना लगाना, कि लघुत्तम क्षेत्र मतलब छोटे से छोटे, बेसिक से बेसिक माना गया। मतलब ये तो ऐसा माना गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो सबको ही मिलनी चाहिए, यहां पर तो किसी भी प्रकार के छोटा सा छोटा हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए। J.S. मिल ने सबल तर्क रखे हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा के लिए एक अच्छा प्रसंग है। तो J.S. मिल ने कहा है कि प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए क्या, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कभी भी प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए, उस पर कभी रोक टोक नहीं लगनी चाहिए। वाल्टेयर का कथन है, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा। हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध है। देखिए अब वोल्टेयर क्या कहते हैं, तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, तुमने जो कहा मेरे बात नहीं जमी, मैं इस बात का कभी सपोर्ट नहीं करता, पर इस बात का जरूर सपोर्ट करूंगा कि तुम अपने विचार रखते हो। कभी ये नहीं बोलूंगा कि तुम मेरे खिलाफ बोलते हो तो तुम आज से बोलना बंद, नहीं। तो कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है। तो मतलब जो हमारे खिलाफ भी बोले ना, तो हमें उनको भी सुनना चाहिए। जो हमारी विचारधारा के नहीं है, उस विचारधारा वाले लोगों को भी बोलने दो कि हाँ सब बोलो, कोई बात नहीं, क्योंकि तुम्हें भी बोलने का अधिकार है, क्योंकि जो अधिकार की कामना मैं करता हूं वही अधिकार की कामना तुम भी करते होंगे। कितना गजब की बात है। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वह यह है कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं, क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए। तो अब जिन सवालों पर वाद विवाद होता है, डिबेट होती है, चर्चाएं होती है, वो यह है कि कौन सी स्थिति में प्रतिबंध लगाने चाहिए और कौन सी स्थिति में नहीं लगाए जाने चाहिए, क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए। तो बड़ा सवाल है। इससे जुड़ी दिलचस्प बात है कि इंग्लैंड में जो भी राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में न लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। तो इंग्लैंड में जो भी राजमहल में काम करता है तो उसके साथ एक समझौता किया जाता है कि सब आप इस महल से निकलने के बाद, जिस दिन भी आप यहाँ से रिटायर हो जाओगे, इसके महल की सारी बातों के बारे में आप ना लिख सकते हैं, ना इंटरव्यू दे सकते हैं, कुछ भी नहीं क्योंकि महल की एक प्राइवेसी है, कुछ बातें हैं वो आप बाहर लीक नहीं कर सकते। ओके, इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की जरूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी संगठित सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें सोचते समय ये महसूस करने की जरूरत है कि ये लगाए किसके द्वारा गए हैं। तब ये हमारी स्वतंत्रता कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। तो अगर राज्य के द्वारा लगाए गए हैं तो थोड़ा सा लड़ना हमारा मुश्किल हो जाता है। हालांकि यदि हम स्वेच्छापूर्वक या अपने
लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती है। अब देखिए, अगर मान लीजिए हम इच्छा से, खुद की इच्छा से ही लगाते हैं, जैसे मान लीजिए आप अब 12th में आ जाएंगे, तो जब 12th में आ जाएंगे तो आप कहेंगे कि भाई मैं पूरे साल 12th में, पूरे साल में मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं किसी रिश्तेदार के नहीं जाऊंगा, कोई शादी अटेंड नहीं करूंगा, कोई फंक्शन अटेंड नहीं करूंगा, मैं पूरे साल पढ़ूंगा, मैं पूरे साल में डेली सुबह 5 बजे उठूंगा, मेरा एक रूटीन बनाऊंगा, ठीक है ना। तो अब आपने खुद ने प्रतिबंध लगाया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं 8-9 बजे तक नहीं सोऊंगा, मैं छुट्टी वाले दिन फालतू घूमने नहीं जाऊंगा, तो अब आप प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो खुद लगा रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, आप अपने विकास के लिए लगा रहे हैं। तो अगर आप खुद की इच्छा से प्रतिबंध लगाते हैं तो फिर उसमें वो रोक टोक नहीं है, वो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं माने जाएंगे। अगर हमें किन स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा है, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। अगर आपको कोई बाध्य नहीं कर रहा है, आप पे कोई दबाव नहीं बना रहा कि साहब ये कर, ये तो जो मानना पड़ेगा, अगर कोई इस प्रकार का आप पे प्रेशर नहीं बनाता है तो फिर हम ये मानते हैं कि वो स्वतंत्रता में कटौती नहीं है। ये तो आप अपनी मर्जी से है बाध्य हो रखे हैं, आप अपनी मर्जी से प्रतिबंध लगा के बैठे हैं, तो फिर आपकी स्वतंत्रता में कटौती नहीं है। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्ण वक्त जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतनी ही जरूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की है। तो जितना सही निर्णय लेने की, उपलब्ध जो विकल्प है हमारे पास उसको विवेकपूर्वक जांचने की, कि साहब जो मेरे पास ऑप्शन है उनको मैं सही से जांचूं, अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास होगा, शिक्षा से होगा, निर्णय निर्माण के परिष्कार से होता है, उतना ही है कि राज्य और समाज की जो सत्ता है वह भी सीमित करके पालने पोषने की हो। ओके। अब देखिए, बॉक्स में भी थोड़ा सा दे रखा था, जॉन स्टूअर्ट मिल जो है अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उसने 4 कारण पेश किए हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज की स्थिति में गलत या भ्रामक लग रहे हैं। तो जॉन स्टूअर्ट मिल क्या कह रहे हैं, ऐसे 4 कारण बता रहे हैं जिसके कारण अगर किसी के विचार हमें आज गलत लग रहे हैं ना, तो भी उसके विचार सुनो, उसके विचार देखो, क्योंकि हो सकते हैं जो आज गलत है वो कल गलत ना हो, ठीक है ना, और जो आज सही है हो सकता है वो कल को गलत हो जाए। तो विचार सबके सुनो, ठीक है ना। और दूसरी बात के बच्चों, हम जब किसी दूसरे की सुनते हैं ना तो हमें एक नया आइडिया मिल जाता है, एक नया जो कंक्लूजन है ना वो हमें मिल जाता है, जो हमें हेल्प करता है। पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरीके से गलत नहीं होता, जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। तो पहला कारण तो कोई भी विचार गलत नहीं होता बेटा, कोई भी विचार गलत नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सच्चाई होती है। अगर हमने वो विचार सुना ही नहीं तो फिर आप मान लीजिए आपने उस सच्चाई को, उस अच्छाई को भी गवा दिया, ठीक है ना, क्योंकि कोई विचार तो गलत है नहीं, जैसा आप सोच रहे वैसा वही सोच रहा है, पर अब आप उसकी दृष्टि से देखोगे तो उसके विचार सही लगने लग जाएंगे, और वो आपकी दृष्टि से देखेगा तो उसको आपके विचार सही लगने लग जाएंगे। तो मतलब कुछ तो सही है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि 100% कोई विचार गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं। दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है, सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता है, सत्य विरोधी विचारों के टकराव से पैदा होता है। जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। अब देखिए, सत्य स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, सत्य खुद नहीं आता। देखो, अब जैसे मान लो आज मैं सोचता हूं बस ये बढ़िया है, मैंने जो सोच लिया वो बढ़िया, अब मैं सोच रहा हूं हमेशा, पर अब कभी जो मैं सोच रहा हूं उस बात का कोई जवाब देने वाला है, जवाब देने वाला है, कैसे भाई ये कैसे सोचते, फिर उसने मेरे से थोड़ा वाद विवाद करा, अच्छा भाई तू ये बात बोलता है, मैं इस बात का जवाब दे रहा हूं। जब वाद विवाद हुआ, टकराव हुआ, मैंने उसके विचार को सुना, फिर मुझे लगा हाँ यार सही बात, अपन गलत सोच रहे थे आज तक। मतलब क्या है कि जब तक अपन किसी से विचार विमर्श नहीं करेंगे, वाद विवाद नहीं होगा, बातों का टकराव नहीं होगा, तब तक कोई सही बात निकल करके नहीं आएगी। तीसरा, विचारों का यह संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है। सत्य के बारे में एक खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। देखिए, विचारों का संघर्ष केवल अतीत में मूल्यवान नहीं था, यह हमेशा रहेगा, और जब हम किसी के सामने अपना विचार रखेंगे तभी, और वह विचार फिर भी होता है तभी वो विश्वसनीय सिद्ध होगा, क्योंकि हम उसके विचारों को सुनकर करके फिर हम हमारी बात रख रहे हैं, फिर ये दिख रहा है कि हाँ साहब हमारी सही है या उसकी सही है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वह सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था, बाद में सत्य पाए गए। तो देखिए, जरूरी नहीं जिसको हम सत्य माने वह सत्य हो, ठीक है ना। और आप देख सकते हैं हजारों समय तक जिस विचारों को लोगों ने सत्य मान कर रखा था वो बाद में गलत हुए, जिनको गलत माना था वो सत्य हो। तो देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी विचार कभी भी सत्य असत्य हो सकता है, इसलिए सभी विचारों को सुना जाना चाहिए, सभी विचारों को
आप ध्यान से सुने, उन पे गौर करें और अच्छे हों तो उनको अपनाना चाहिए। और ये आप लोगों के लिए कक्षा 11 के बैचेज हैं, अर्थशास्त्र के, राजनीति विज्ञान के, भूगोल के। इनमें जुड़ने के लिए आप 2 नंबर पे कॉल कर सकते हैं और टीम से कोर्स ले सकते हैं। ओके, और बाकी आपने अभी तक मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप लास्ट तक आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का वन शॉट आप लोगों को कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और बीच बीच में जो थोड़ी खांसी चल रही थी उसके लिए माफ़ी है, ठीक है। और बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आपके अपने चैनल लर्न एशिया आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है बच्चों, प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे आपको सभी नवीन जानकारियाँ मिलती रहे। और मैं मिलूंगा अब आपको अगले वन शॉट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।